ओके। हेलो एवरीवन, अब हम मॉडर्न हिस्ट्री का लेक्चर 4 स्टार्ट करेंगे। ठीक है। तो अब तक हमने क्या देखा? तो अब तक हमने देखा कि मॉडर्न हिस्ट्री जो है आपकी, मॉडर्न हिस्ट्री को हम दो पार्ट में पढ़ सकते हैं। पहला है आपका क्या? पहला आएगा आपका ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया, है ना। और सेकंड पार्ट होगा इंडियन नेशनल मूवमेंट। इंडियन नेशनल मूवमेंट। ओके। तो ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया को भी हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो बाकी यूरोपियन पावर्स के साथ जो इनका कॉन्क्वेस्ट होगा, और दूसरा इंडियन प्रिंसली स्टेट्स के साथ जो इनका कॉन्क्वेस्ट होगा, है ना। इंडियन प्रिंसली स्टेट्स। तो यूरोपियंस में हमने देख लिया कि कैसे इन्होंने पोर्तुगीज़ को डिफीट किया, ये चीज़ हम देख चुके हैं। बाकी अब हम आगे देखेंगे कि कैसे डच को हराएंगे, कैसे ये फ्रेंच को हराएंगे। तो ये चीज़ अभी हमें देखनी है। ठीक है। तो बाकी मैं आपसे ये कहूँगा कि छोटे मोटे जो फैक्ट्स है वो सब आप बुक में पढ़ोगे ही। यहाँ पे इन लेक्चर्स में मेरा मेन फोकस अंडरस्टैंडिंग बनाने का होगा, स्टोरी लाइन की अंडरस्टैंडिंग बनाने का। ठीक है। बाकी फैक्ट्स तो आपको बुक्स में मिल जाएंगे। आपको स्पेक्ट्रम पढ़नी है मॉडर्न हिस्ट्री के लिए, स्पेक्ट्रम पब्लिकेशन की जो बुक है मॉडर्न हिस्ट्री की। ओके। तो पिछली क्लास में हमने देखा कि ब्रिटिशर्स की एंट्री हुई एज अ प्राइवेट कंपनी। ठीक है। कंपनी का नाम क्या था? इसको जॉन कंपनी भी बोलते थे, या फिर इसको मर्चेंट एडवेंचर्स भी बोलते थे, है ना। एक नाम इनका जॉन कंपनी था और एक नाम था इनका मर्चेंट एडवेंचरर्स। और इसी कंपनी का नाम बाद में पड़ गया आपका ईस्ट इंडिया कंपनी, है ना। तो इनको चार्टर मिला था ब्रिटेन के मोनार्क से, ठीक है ना, ट्रेड करने के लिए। तो जब ये इंडिया में आए इनिशियली इनको पुर्तगीज़ रेजिस्टेंस फेस करनी पड़ी, ठीक है। और एंड में इन्होंने पुर्तगीज़ को हरा दिया। सबसे पहले कौन आया था? विलियम हॉकिंस आया था सबसे पहले। उसको परमिशन नहीं मिल पाई थी, ठीक है, मुगल से। तो उसके बाद आया आपका कैप्टन बेस्ट आया था रेड ड्रैगन नाम की बोट में, है ना। तो पिछली क्लास में हमने देखा कि ब्रिटिश जो है वो इंडिया में कंसोलिडेशन वो 3 फेजेस में करेंगे, ठीक है। 3 फेजेस में ब्रिटिशर्स कंसोलिडेशन करेंगे इंडिया में। तो पहला फेज़ होगा उनका जब वो सूरत में बेस बनाएंगे, ठीक है, सूरत वाले एरिया में, ठीक है। और नॉर्थ में थोड़ा जो दबदबा एस्टेब्लिश करने की कोशिश करेंगे, वो इनका फर्स्ट फेज़ होगा। फिर इस टाइम जो इनका इनिशियल पीरियड था, तो इन्होंने कंट्री के बाकी पार्ट्स में उतना ज़्यादा फोकस नहीं किया, ठीक है। और ऑल्सो हमने एक चीज़ देखी कि थॉमस रो आता है, ठीक है। थॉमस रो कब आता है? ये 1615 में आता है। कौन था ये एम्बेसडर था जिसको ब्रिटेन के मोनार्क ने भेजा था, ठीक है। तो ये जहांगीर के कोर्ट में आया था थॉमस रो। इसने वहाँ पे कुर्सी मांगी थी बैठने के लिए। तो इसको कुर्सी तो नहीं मिली, यानी एक तरह से जो इसका डिज़ायर्ड आउटकम चाहता था ये वो तो नहीं मिला, पर ये काफ़ी ट्रीटीज़ कर पाने में सक्सेसफुल हुआ, जिन ट्रीटीज़ की वजह से ब्रिटिशर्स को ट्रेड बढ़ाने में फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। तो जो शुरुआती 10 साल थे, ठीक है, इसमें ब्रिटिशर्स ने सूरत और इसके रीजन जो है अराउंड, इसके नियर बाय जो रीजन है, ठीक है, इधर इन्होंने ट्रेड में दबदबा एस्टेब्लिश करने की कोशिश की थी इन्होंने, ठीक है। तो 1620s में क्या होगा आपका? इन 1620s मुगल्स के साथ इनकी थोड़ी बहुत अनबन हो जाएगी, ठीक है। तो इसके पीछे की स्टोरी ये है कि जो ब्रिटिशर्स हैं उन्होंने सूरत में फोर्ट बनाने की कोशिश की, ठीक है। क्या किया उन्होंने? सूरत में फोर्ट बनाने की कोशिश की, है ना। ट्राइड टू फोर्टिफाई, ओके। तो ये चीज़ जो है मुगल्स को पसंद नहीं आई कि हमारी परमिशन के बिना तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। तो इस बेसिस पर जहांगीर ने
वहाँ के गवर्नर को बोला, लोकल गवर्नर को, कि इनकी पिटाई कर दो, ठीक है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को पहली बार पनिशमेंट मिली थी जहांगीर के हाथों, ठीक है। तो कुछ लोगों को तो जेल में भी डाल दिया गया था। फिर ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिशियल्स को एक बात समझ में आ गई कि इट इज़ मच बेटर कि हम भारत के किसी और पार्ट में जा कर के ट्रेड पे फोकस करें, जहाँ पे कि मुगल्स का डायरेक्ट इम्पैक्ट ना हो, नो डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑफ मुगल्स, ओके, नो डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑफ मुगल्स। तो सेकंड फेज़ जो मैंने कहा, पहला तो इनका ये हुआ सूरत और नियर बाय रीजन में, ठीक है। सेकंड फेज़ जो इनका होगा, इसमें ये साउथ की तरफ जाएंगे सेकंड फेज़ में, टुवर्ड साउथ। और साउथ में भी ये जाएंगे 1625 ऑनवर्ड्स, ठीक है, साउथ की तरफ जाएंगे। और ये सूरत और उसके रीजन के अराउंड रहेंगे तो रहेंगे, ऐसा नहीं है कि वहाँ कम्प्लीटली छोड़ देंगे, पर उस रीजन में ये ज़्यादा एस्टेब्लिशमेंट नहीं करेंगे। और ऑल्सो जो 1648 के बाद का टाइम पीरियड है, उस टाइम पीरियड में शिवाजी उभर के आएंगे, ठीक है। तो शिवाजी का इम्पैक्ट भी पड़ेगा ही सूरत वाले रीजन में, ठीक है। तो इस वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी ने डिसाइड किया कि साउथ पे फोकस करते हैं। साउथ में कोई बड़ी पॉलिटिकल पावर नहीं थी इस टाइम पे। इस टाइम तक विजयनगर ऑलरेडी डिक्लाइन में आ चुका था, ये फ्रेगमेंट हो चुका था। और ऑल्सो इस पीरियड में साउथ वाले रीजन में दक्कनी स्टेट्स बन चुके थे, राइज हो चुके थे, ठीक है। तो दक्कनी स्टेट्स कहें या फिर इनको हम दक्कनी सुल्तान्स भी कह सकते हैं, दक्कनी सुल्तान्स। तो इनमें से फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे आदिल शाही नाम का था एक, ठीक है, एक आदिल शाही था, एक निज़ाम शाही था। तो ऐसे ऐसे थे ये, और भी थे ये, मैं अभी फ़िलहाल आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, ये बाकी आप मेडिवल इंडिया में पढ़ोगे। तो सेकंड फेज़ में ये सदर्न पार्ट में एक्सपेंड करेंगे 1625 ऑनवर्ड्स, ये सदर्न पार्ट में एक्सपेंड करेंगे, ठीक है। तो सदर्न पार्ट में एक्सपेंड करेंगे 1625 ऑनवर्ड्स। ये जाएंगे गोलकोंडा की तरफ, ठीक है। जो ये गोलकोंडा किंगडम है आपका, इसकी तरफ जाएंगे गोलकोंडा। ये किंगडम जो है ये आपका बहमानी किंगडम से निकला हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे जो नाम था इसका किंगडम का, ये था आपका मतलब डायनेस्टी का, ये था आपका कुतुब शाही, ठीक है। यहाँ पे कौन थी, यहाँ पे थे आपकी कुतुब शाही किंगडम था यहाँ पे, ठीक है, कुतुब शाही किंगडम। आपको लोकेशन पता होनी चाहिए, थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए इसका। तो ये था आपका कुतुब शाही डायनेस्टी, ये आपको जो रेड वाला रीजन दिख रहा है ना, ये था, ठीक है। तो यहाँ पे गोलकोंडा की तरफ आए ये, ठीक है। गोलकोंडा की तरफ ये आए, और यहाँ का जो राजा था गोलकोंडा का, उसका जो इम्पैक्ट था वो था आज के जो आपका हैदराबाद का कुछ रीजन है, और थोड़ा सा यहाँ से ईस्टर्न साइड आंध्र प्रदेश का रीजन भी ये कवर करता था ये राज्य। इस पूरे एरियाज़ में इसका इम्पैक्ट था, ठीक है, कुतुब शाही डायनेस्टी का, ओके। तो इन्होंने कहा ये राजा के पास के ब्रिटिशर्स, गोलकोंडा के राजा के पास, कि हमें परमिशन चाहिए ट्रेड करने के लिए, ठीक है सर, हमें ट्रेड करने की परमिशन दो और हम बदले में आपको कुछ रेवेन्यू देंगे इसके बदले में, ठीक है। तो जो वहाँ का राजा था वो उतना भी ज़्यादा विजनरी नहीं था। क्यों नहीं था विजनरी? क्योंकि उसने ये ऑफ़र एक्सेप्ट कर लिया ब्रिटिशर्स का, और ये ऑफ़र उसने एक्सेप्ट किया फॉर 500 पगोडास, ठीक है।
पगोडास गोल्ड कॉइन्स को बोलते हैं, ठीक है, गोल्ड कॉइन्स को। तो 500 पगोडा एक साल में, ठीक है, 500 पगोडा पर ईयर, इसके बदले में डील हो गई ब्रिटिशर्स के साथ। तो एक तरह से ये ऐसी सिचुएशन थी कि गोलकोंडा के राजा को अंग्रेज़ों ने सस्ते में ख़रीद लिया, ठीक है। इसके बाद जो है अंग्रेज जाएंगे थोड़ा उड़ीसा की तरफ और थोड़े और छोटे मोटे रीजन्स की तरफ, जहाँ पे और भी रीजनल किंगडम्स थे, ठीक है। और उस समय पे उनको समझ आ चुका था ब्रिटिशर्स को कि साउथ इंडिया का जो ये एरिया है ये इनके लिए ज़्यादा बेटर है एस्टेब्लिशमेंट बनाने के लिए, क्योंकि इधर वो मुगल्स की लाइमलाइट में नहीं आएंगे, ठीक है, क्योंकि मुगल्स का इम्पैक्ट अभी इधर नहीं था। तो ये एरिया उनको ज़्यादा बेटर लगा। इनका अंग्रेज़ों का अच्छा एक्सपीरियंस रहा, गोलकोंडा में भी अच्छा एक्सपीरियंस रहा और मसूलीपट्टनम में भी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। पर एक और प्रॉब्लम जो थी वो ये थी कि मसूलीपट्टनम में बाकी फॉरेनर्स भी थे, ठीक है, अदर फॉरेनर्स वर ऑल्सो प्रेजेंट देयर। तो वो एक अंग्रेज़ एक ऐसी जगह ढूंढना चाहते थे जो सिर्फ उनका एक्सक्लूसिव एरिया हो, जहाँ पे कोई और फॉरेन पावर्स ना हो, ठीक है, जहाँ पे कोई और उनको डोमिनेट ना कर सके। तो उन्होंने देखा कि साउथ में, मसूलीपट्टनम के साउथ में, यानी कि आज के चेन्नई वाले रीजन में, ठीक है, जिसको उस समय मद्रास कहा जाता था, ठीक है, तो इन्हें ये एरिया दिखा। पर इन्होंने देखा यहाँ पे तो पुर्तगीज़ थे, ठीक है। तो मद्रास जो है उसको सबसे पहले कॉलोनाइज किसने किया था? पुर्तगीज़ ने किया था। मद्रास को सबसे पहले कॉलोनाइज पुर्तगीज़ ने किया था। पर पुर्तगीज़ की इन्फ्लुएंस अब ख़त्म हो चुकी थी और वो यहाँ से जा चुके थे। तो ब्रिटिशर्स ने सोचा कि ये ज़्यादा बेटर होगा अगर हम इस रीजन को कंट्रोल कर पाएँ। तो अब मद्रास की कहानी ये है कि ओरिजिनली ये विजयनगर एम्पायर का पार्ट था, ठीक है। पर विजयनगर तो डिक्लाइन में चला गया है इस पीरियड तक। तो यहाँ पे अब एक लोकल किंग था जो कि पावर में था मद्रास वाले रीजन में, ठीक है। तो अंग्रेज़ों ने इस लोकल किंग को अपने फेवर में लिया। एक ब्रिटिश ऑफिशियल था जिसका नाम था फ्रांसिस डे। ये नाम आपको याद रखना है, इसके ऊपर ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है पहले प्रीलिम्स में, ठीक है। तो ये फ्रांसिस डे नाम का जो ऑफिशियल था, ठीक है, तो ये नाम फिलहाल आप याद रखना, फ्रांसिस डे, ओके। तो 1639 के पीरियड के अराउंड, ठीक है, ब्रिटिशर जो है वो एक्सपेंड करने की कोशिश कर रहे हैं। अब इनको पता है नॉर्थ इंडिया में तो पॉसिबिलिटीज़ नहीं है क्योंकि उधर मुगल्स का दबदबा है। इस समय पे 1639 के पीरियड के अराउंड नॉर्थ में शाहजहाँ आ चुका है पावर में, ठीक है, और शाहजहाँ ने ऑलरेडी पुर्तगीज़ की पिटाई कर ली है बंगाल में। किसकी? पुर्तगीज़ की पिटाई उसने बंगाल में कर ली है। तो इस तरह से ब्रिटिशर्स को भी समझ आ चुका था कि मुगल से जितना दूर रहें उतना बेटर है, ठीक है, क्योंकि ब्रिटिशर्स सूरत में तो फोर्ट नहीं बना पाए थे, क्योंकि जब उन्होंने बनाने की कोशिश की थी उन्हें मुगल से पिटाई मिल गई थी। पर उन्हें ये भी पता था कि फोर्ट बनाना इम्पॉर्टेंट है अगर हमें इंडिया में परमानेंटली रहना है। तो इन्होंने अपना सबसे पहला फोर्ट बनाया, फर्स्ट फोर्ट मद्रास में बनाया, ठीक है, और इस फोर्ट का नाम था सेंट जॉर्ज, ठीक है, सेंट जॉर्ज था इस फोर्ट का नाम। तो अब होगा क्या, जब इन्होंने फोर्ट बनाया मद्रास में, यहाँ पे
धीरे धीरे लोग आना शुरू होंगे और यहाँ पे इस रीजन में सेटल करना शुरू करेंगे, इंक्लूडिंग इंडियंस। इंडियंस भी आएंगे यहाँ पे, किस लिए आएंगे? ट्रेडिंग के पर्पज़ से आएंगे। और वो लोग भी आएंगे जो ब्रिटिशर्स के लिए एज एजेंट काम करेंगे, ठीक है। तो इस वजह से वहाँ पे डेवलपमेंट होने लगी और धीरे धीरे 2 टाउन्स बन गए सेंट जॉर्ज में। तो ये 2 टाउन थे, एक था वाइट टाउन, ठीक है, और एक था ब्लैक टाउन। यानी कि एक रीजन में अंग्रेज़ लोग और गोरे लोग रहते थे और एक रीजन में इंडियंस रहते थे, ठीक है। तो मैंने अभी जो आपको नाम बताया था फ्रांसिस डे, तो ये फ्रांसिस डे नाम का जो ऑफिशियल था, इसने मद्रास लीज पे लिया था। इसने लोकल राजा से एग्रीमेंट साइन किया था और कहा था बदले में आपको कुछ रेवेन्यू वगैरह देंगे, ठीक है। तो इट वाज फ्रांसिस डे हु टुक मद्रास इन लीज, ठीक है। फ्रांसिस डे ने मद्रास लीज में लिया और उसके बाद अंग्रेज़ों ने यहाँ पे सेंट जॉर्ज की स्थापना की थी, ठीक है। तो फ्रांसिस डे ने लिया था मद्रास लीज पे, ठीक है, टुक मद्रास ऑन लीज, ठीक है। तो हमने देखा कि इसके बाद मद्रास जो है यहाँ पे फोर्ट बनाया इन्होंने सेंट जॉर्ज, ठीक है। और मद्रास जो है वो पहला एरिया बना ब्रिटिशर्स की परमानेंट कॉलोनाइजेशन का। किसका? परमानेंट कॉलोनाइजेशन का पहला एरिया बना, क्योंकि सूरत में तो ये लोग नहीं कर पाए थे। वहाँ पे हमेशा मुगल्स की आंखें इन पर थी, ब्रिटिशर्स पर, सूरत में। और सूरत में एक और प्रॉब्लम ये भी थी कि मराठास भी स्ट्रांग हो रहे थे, तो मराठास का इम्पैक्ट भी सूरत में पड़ने लग गया था। तो शुरुआती जो इनका पीरियड था 1630s का, 40s का, 50s का, इस टाइम इन्होंने वेट एंड वॉच पॉलिसी अपनाई। क्या पॉलिसी अपनाई इन्होंने? इन्होंने अपनाई वेट एंड वॉच पॉलिसी। तो मद्रास एस्टेब्लिश करने के बाद ये थोड़े ठंडे रहे साउथ इंडिया में। दे स्टेड काम देयर, ओके, दे स्टेड काम। और काम मतलब कि इन्होंने एक बड़ी एस्टेब्लिशमेंट सिर्फ मद्रास बनाई, उसके बाद थोड़े टाइम तक इन्होंने बस कुछ छोटी मोटी ही सेटलमेंट्स बनाई थी। तो इसके बाद ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये जाएंगे, कहाँ जाएंगे? ये जाएंगे टूवर्ड्स बंगाल, ठीक है, बंगाल वाले रीजन में जाएंगे। अब तक ये मद्रास वाले रीजन में थे, ठीक है। देख लेना आप मैप में एग्जैक्टली, मद्रास आपका इधर कहीं होगा। तो यहाँ से फिर इसके बाद अब ये बंगाल की तरफ एक्सपेंड करना शुरू करेंगे, ठीक है। तो अगर हम टाइमलाइन पर देखें तो पहले ये कहाँ गए? पहले ये सबसे पहले गए सूरत, ठीक है, ये सूरत गए। और फिर इसके साथ ये सूरत के साथ मसूलीपट्टनम में भी इन्होंने साथ में ही अराउंड उसी पीरियड में एस्टेब्लिश किया था, मसूलीपट्टनम में, ठीक है। सूरत प्लस मसूलीपट्टनम इन्होंने एक साथ ही लगभग शुरुआती पीरियड में एस्टेब्लिश किया था। तो इसके बाद सूरत और मसूलीपट्टनम के बाद ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये गए मद्रास, ठीक है, मद्रास गए। और मद्रास के बाद ये जाएंगे बंगाल, ठीक है। तो मद्रास में ये गए थे, आपका जो पीरियड था अराउंड 1639 से 40 तक का जो पीरियड था, उस पीरियड में ये मद्रास में गए थे, ठीक है। और बंगाल में ये गए आपके लगभग 1651 के आसपास का जो पीरियड था, उसमें ये बंगाल गए थे। तो बंगाल की ये स्टोरी जो है, बंगाल एक्चुअली मुग़ल एम्पायर के अंडर लाया था शाहजहाँ के बेटे ने। इसको शाहजहाँ के बेटे ने जीता था बंगाल को, ठीक है। इसका नाम था शूजा, शाहजहाँ के बेटे का नाम था शूजा, और इसने बंगाल को जीता हुआ था।
तो ब्रिटिशर्स ने बंगाल में ट्रेड करने की परमिशन मांगी थी, ठीक है। तो शुजा ने, जो कि शाहजहाँ का बेटा था, इसने इनको हुगली वाला एरिया दिया, ठीक है। कौन सा एरिया दिया? हुगली वाला एरिया। तो ये हुगली वाला एरिया वही एरिया है जहाँ से पुर्तगीज़ को भगाया गया था। ये ब्रिटिशर्स को दिया गया कितने में? ये दिया गया फॉर ₹3000 पर ईयर में, ये दे दिया गया ब्रिटिशर्स को। तो हुगली वाला एरिया दिया, और हुगली के साथ साथ थोड़ा आज का जो ईस्टर्न एरिया है वहाँ पे भी इनको ब्रिटिशर्स को अलाउ कर दिया गया था ट्रेड करने के लिए। तो एक तो मैं ये कह रहा हूँ, एक हुगली वाला एरिया दिया गया इधर का, ठीक है। और साथ में जो इधर ईस्टर्न उड़ीसा में बालासोर वगैरह वाला जो एरिया है, ये भी दे दिया गया था इनको साथ में ट्रेड करने के लिए, ओके। तो ये चीज़ हो गई। अब तो टाइम आगे बढ़ता गया, ठीक है। और 1660 के पीरियड में ब्रिटिशर्स को एक और जगह मिल गई, इनको बॉम्बे मिल गया। इनको मिला बॉम्बे। किस चीज़ में मिला? डोरी में मिला था, है ना, दहेज के रूप में पुर्तगाल ने दिया था इनको, पुर्तगीज़ ने, बॉम्बे। तो अब इन सब सिचुएशंस में ये काफ़ी सारी जगह पे एस्टेब्लिश हो चुके हैं, है ना। एक तो यहाँ हुगली वाला रीजन भी हो गया इनके पास, ठीक है, हुगली वाला रीजन है, और बालासोर वाला रीजन भी हो गया इनके पास, इधर मद्रास भी हो गया इनके पास, है ना, और फिर मसूलीपट्टनम भी हो गया इनके पास, मसूलीपट्टनम। और इधर इनको अब बॉम्बे भी मिल चुका है ना, बॉम्बे। और बाकी फिर इधर सूरत में तो ये थे ही, ठीक है, सूरत में भी इनकी छोटी मोटी दुकान तो थी ही। तो अब इन सब रीजन पे ये आ चुके हैं ब्रिटिशर्स। तो मल्टीपल एरियाज़ में अब इनकी इन्फ्लुएंस हो चुकी है ब्रिटिशर्स की, है ना। तो मद्रास जो है अब इनका काफ़ी इम्पोर्टेंट फोर्ट बनेगा, क्योंकि यहाँ से ये अब अपने बाकी सारे बेसिस को कंसोलिडेट करेंगे। तो हमने देखा कि 1620 से लेकर 1620 से 1660s का जो पीरियड है, इसमें अब ब्रिटिशर्स इंडिपेंडेंटली एस्टेब्लिश हो जाएंगे कंट्री के अलग अलग पार्ट्स में, चाहे ये फिर सूरत हो या बॉम्बे हो या मद्रास हो या हुगली हो या मसूलीपट्टनम हो या फिर ईस्टर्न कोस्ट ऑफ बालासोर एंड उड़ीसा हो, जो कि मैं आपको दिखा चुका हूँ। ये सब लोकेशंस अभी मैप में, आपको इनका रफ आइडिया होना चाहिए इन लोकेशंस का कि कौन सी किधर होती है, ठीक है। पर अब इनकी जैसे डोमिनेशन तो बढ़ रही है क्योंकि ये मल्टीपल प्लेसेस में एस्टेब्लिश हो चुके हैं, पर अब इनके सामने एक चैलेंज उभर के आएगा, और ये चैलेंज डच से नहीं था। डच से ये चैलेंज नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि डच तो ऑलरेडी पहले ही आ चुके हैं ना, और इनके साथ इनकी ट्रीटी भी हो चुकी है कि हम आपस में लड़ेंगे नहीं। तो ये नया जो चैलेंज है ये इनको मिलेगा फ्रेंच से, ठीक है। तो अब ब्रिटिशर्स के सामने नया चैलेंज उभर के आया, और वो चैलेंज था फ्रेंच से, ठीक है। तो इनकी स्टोरी ऐसी है कि फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो एस्टेब्लिश की गई। क्यों? क्योंकि फ्रांस के राजा ने कहा कि हम क्यों पीछे रहें, ठीक है। तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टेब्लिश की गई क्योंकि फ्रांस के राजा ने कहा हम क्यों पीछे रहें। 1668 से, है ना, 1668 ऑनवर्ड्स फ्रेंच जो है वो इंडिया में एंटर करेंगे, ठीक है। और फिर ये भी अपनी दुकान खोलेंगे, एक तो सूरत में और दूसरी मसूलीपट्टनम में, ठीक है। मसूलीपट्टनम में ये भी अपनी दुकान खोलेंगे।
तो अब इस सिचुएशन की वजह से ब्रिटिशर्स के मन में डर पैदा होगा, क्योंकि अब उन्हें पता है कि फ्रेंच के साथ भी अब हमारा स्ट्रगल होगा। इस वजह से उनके मन में डर पैदा होगा। क्यों? क्योंकि फ्रेंच के साथ अब हमारा स्ट्रगल होगा। तो 1670s में फ्रेंच जो है वो अपने बेसिस एक्सपेंड करने लगेंगे। ठीक है, 1670s का जो पीरियड है, अब फ्रेंच अपने बेसिस एक्सपेंड करेंगे। ठीक है, ब्रिटिशर्स भी अपने बेसिस एक्सपेंड कर रहे हैं दूसरी तरफ। ठीक है, तो एक तरह से इनके बीच अब कोल्ड वॉर की शुरुआत होगी। ठीक है, क्योंकि दोनों चुपचाप अपने बेसिस एक्सपेंड किए जा रहे हैं। अब दोनों के बीच कंपटीशन चल रहा है एक तरह से। कंपटीशन किस चीज़ का? अलग अलग पार्ट्स में बेसिस एस्टेब्लिश करने का, अलग अलग पार्ट्स में फोर्ट्स एस्टेब्लिश करने का। ठीक है, जहाँ से ये लोग व्यापार कर पाएँ। तो फ्रेंच ने देखा कि ब्रिटिशर्स के पास मद्रास है, हमें भी उसके आसपास एक कॉलोनी बनानी चाहिए ताकि हम अपने आप को सिक्योर कर सकें उस रीजन में। तो 1670s में वो अपना बेस बनाएंगे। कहाँ पे? पौंडीचेरी में बनाएंगे अपना बेस। ठीक है, यहाँ पे वो एक फोर्ट बनाएंगे जिसका नाम होगा फोर्ट लुइस। अब फोर्ट लुइस क्यों है इसका नाम? फोर्ट लुइस इसका नाम इसलिए है क्योंकि फ्रेंच किंग का नाम भी यही है, लुइस। ठीक है, फ्रेंच किंग नेम इज ऑल्सो लुइस। तो एक फ्रेंच ऑफिशियल था जिसका नाम था फ्रैंकियो मार्टिन। तो जो ये फ्रैंकियो मार्टिन नाम का बंदा है, इसने ये फोर्ट लुइस एस्टेब्लिश किया। ठीक है, फ्रैंकियो मार्टिन ने एस्टेब्लिश किया फोर्ट लुइस। इसने कहा था कि मैं फोर्ट लुइस बनाऊंगा मद्रास के पास, क्योंकि वहाँ से हम ब्रिटिशर्स पर चेक रख सकते हैं। तो ब्रिटिशर्स बंगाल में कहाँ पे थे? ब्रिटिशर्स बंगाल में हमने देखा कि हुगली में थे। ठीक है, तो फिर अब फ्रेंच भी पहुंच गए बंगाल, और वो उन्होंने बंगाल में अपना बेस बनाया चंद्रनगर में। ठीक है, चंद्रनगर में उन्होंने अपने आप को एस्टेब्लिश किया। तो ब्रिटिश और फ्रेंच एस्टेब्लिशमेंट्स जो हैं वो एक तरह से ओवरलैप कर रही हैं। जैसे बंगाल में भी दोनों ही हैं, एक हुगली में है तो दूसरा चंद्रनगर में है। ब्रिटिशर्स हुगली में है तो फ्रेंच चंद्रनगर में है। तो वैसे ही अगर ब्रिटिशर्स मद्रास में है तो वहीं साइड में फ्रेंच आपका पौंडीचेरी में है ना। तो एक तरह से इनकी एस्टेब्लिशमेंट्स अब ओवरलैप कर रही हैं। तो 1670 के पीरियड में 1670s में दिल्ली में अब इस टाइम आ चुका था औरंगज़ेब। ठीक है, और वो ये सब चुपचाप देख रहा है। ठीक है, वो हर चीज़ ऑब्ज़र्व कर रहा है। तो ब्रिटिशर्स का ऑलरेडी मद्रास में फोर्ट तो था ही, उसके साथ साथ मद्रास के साथ उन्हें बॉम्बे डाउरी में मिला था। तो अब उन्होंने बॉम्बे की भी फोर्टिफिकेशन करना शुरू कर दी थी। ठीक है, बॉम्बे की भी फोर्टिफिकेशन करना शुरू कर दी थी। और फ्रेंच की एंट्री से ऑलरेडी ब्रिटिशर्स को घबराहट तो हो गई थी। तो इस वजह से 1690s में ब्रिटिशर्स ने क्या किया कि इन्होंने हुगली की फोर्टिफिकेशन स्टार्ट कर दी थी। ठीक है, क्योंकि इन्हें डर था कि यहाँ पे इनका पंगा हो सकता है फ्रेंच के साथ। तो इन्होंने इस वजह से 1690 में हुगली की फोर्टिफिकेशन स्टार्ट कर दी थी। ठीक है, तो इन्होंने यहाँ पे फोर्ट विलियम बनाने की शुरुआत कर दी थी 1690s में, फोर्ट विलियम। तो ब्रिटिशर्स को एक डर तो ये था कि फ्रेंच की एंट्री अब साउथ इंडिया में भी हो चुकी है। ठीक है, तो इन्हें ये लगा कि साउथ इंडिया में जो हमारा मद्रास में फोर्ट है जिसका नाम है सेंट जॉर्ज, उसके साथ एक और फोर्ट भी हो तो ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है,
मद्रास में ऑलरेडी ब्रिटिशर्स का एक फोर्ट है, इसका नाम क्या था, इसका नाम है सेंट जॉर्ज। ये चीज़ हम ऑलरेडी देख चुके हैं। तो इनको लगा कि इसके साथ एक और भी होना चाहिए तो ज़्यादा बेटर होगा। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने मराठास से एक फोर्ट खरीदा, ठीक है। तो क्योंकि मराठास जो थे वो इस टाइम पे ऑलरेडी बिजी थे औरंगज़ेब से लड़ने में, ठीक है। तो इनको लगा ये जो सेंट डेविड नाम का इनके पास एक फोर्ट है, ठीक है, ये फ़िलहाल अभी हमारे किसी काम का नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसकी लोकेशन उस एरिया से काफ़ी दूर थी जहाँ पे ये अभी स्ट्रगल कर रहे थे औरंगज़ेब के साथ या औरंगज़ेब से लड़ रहे थे। तो उस उतने काम का नहीं था ये फोर्ट इनके लिए, और ऑल्सो अगर बेच देंगे तो इनको पैसा वगैरह भी मिल जाएगा, जिसकी वजह से ये औरंगज़ेब से लड़ने में एडवांटेज मिलेगी इनको। तो इन्होंने ये फोर्ट बेच दिया अंग्रेज़ों को। तो इस फोर्ट का नाम था सेंट डेविड रखा अंग्रेज़ों ने इसका नाम, ठीक है, सेंट डेविड। तो ये सेंट डेविड जो फोर्ट था ये मद्रास के साउथ में ही था, ठीक है। तो 1690s में ये खरीद लिया ईस्ट इंडिया कंपनी ने मराठा से। तो ब्रिटिशर्स अब मल्टीपल एरियाज कैप्चर कर रहे हैं, या फिर या देखो या तो वो व्यापार के थ्रू कर रहे हैं या फिर खरीद के कर रहे हैं, पर वो कर रहे हैं, मल्टीपल एरियाज कैप्चर कर रहे हैं। तो 1688 में क्या होता है कि औरंगज़ेब को पता चलता है कि ब्रिटिशर्स ने बंगाल में फोर्टिफिकेशन शुरू कर दिए, जो हमने देखा भी, हुगली की फोर्टिफिकेशन शुरू कर दिए। तो ये तो बिना परमिशन लिए कर रहे थे ना अंग्रेज़, तो औरंगज़ेब उन पे हमला कर देता है। तो ब्रिटिशर्स को समझ आ जाता है कि अब हमारी पिटाई होगी। ऑल्सो जो ब्रिटिशर्स थे वो शुरुआती दौर में चाहते थे कि वो सिर्फ अपने इमीडिएट एनिमी पर फोकस करें इस टाइम, और उनका इमीडिएट एनिमी कौन था उस टाइम, फ्रेंच था, ठीक है। तो उन्होंने औरंगज़ेब को कहा कि भाई माफ़ कर दो, ठीक है, और औरंगज़ेब से ट्रीटी कर ली। औरंगज़ेब ने बदले में उनसे 1.5 लाख रुपए हफ्ता भी वसूला अंग्रेज़ों से, और फिर औरंगज़ेब ने कहा कि अब से औकात में रहना, ठीक है। तो 1698 का पीरियड आता है, टाइम आगे बढ़ता है। 1698 के पीरियड में ब्रिटिशर्स को बंगाल में 3 गाँवों की रेवेन्यू मिलेगी, ठीक है, 3 विलेजेस की रेवेन्यू मिलेगी ब्रिटिशर्स को। तो इसकी वजह से जो ब्रिटिशर्स और फ्रेंच है उनके बीच क्राइसिस और बढ़ेगा, क्योंकि जो ये ब्रिटिशर्स का एक्सपेंशन हो रहा है इसकी वजह से फ्रेंच और डर जाएंगे, क्योंकि फ्रेंच अभी तक प्रॉपरली सिर्फ 2 ही जगहों पे एस्टेब्लिश हुए थे, एक था पौंडीचेरी और दूसरा था बंगाल के अंदर चंदननगर, ठीक है। तो 1620 और से लेकर के 1620 से लेकर के 90s का जो आपका पीरियड है, इस पीरियड में ब्रिटिश एक्सपेंशन होगा, है ना। ये फोर्ट विलियम एस्टेब्लिश करेंगे बंगाल में, और इनको 3 गांव से रेवेन्यू भी मिलेगी। ये बंगाल के अंदर ये 3 गांव थे आपके, सूतानाती, ठीक है, एक था कालीकाता और तीसरा था गोविंदपुर। तो अब एक तरह से जब इनको इन गाँव की रेवेन्यू मिल चुकी है, तो ये एक तरह से अब अपने आप को एज अ ज़मींदार एस्टेब्लिश कर रहे हैं। तो ब्रिटिशर्स के अब मल्टीपल बेसिस बन चुके हैं, ठीक है। मैं एक रफ सा मैप ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पे, आपको जनरल आइडिया होना चाहिए लोकेशंस का, ठीक है। अब ब्रिटिशर्स यहाँ पे हुगली में भी हैं, ठीक है, और मसूलीपट्टनम में तो हैं ही वो, मसूलीपट्टनम, फिर वो मद्रास में भी हैं, और यहाँ पे फिर वो सेंट डेविड भी खरीद लिया उन्होंने, अब उससे मराठा से खरीद लिया, है ना। बाकी फिर बॉम्बे में भी हैं वो, है ना, और फिर सूरत में भी हैं वो। यहाँ पे साउथ में एक और पॉइंट है, नागापट्टनम, ठीक है।
नागापट्टनम नाम का जो ये पॉइंट है, यहाँ पे कौन थे, यहाँ पे आपके डच थे। और डच के साथ फ़िलहाल इनका कोई इशू नहीं है अंग्रेज़ों का, क्योंकि इनके बीच में डील हो चुकी है ना। डच ने बोला कि आपको यहाँ पे इंडिया में जो करना है करो, हमारा तो साउथ ईस्ट एशिया फेमस है, ठीक है। वैसे डच थे कौन? डच बोला जाता है नीदरलैंड के लोगों को, ठीक है, नीदरलैंड्स पीपल, नीदरलैंड प्लस हॉलैंड के लोगों को भी, हॉलैंड्स पीपल, ये हैं डच लोग, ठीक है। तो इन्होंने कहा, डच ने, कि हमारा फोकस तो साउथ ईस्ट एशिया में रहेगा। और इस बीच डेन्स भी आ चुके थे इंडिया में। डेन्स कौन है? डेन्स जो हैं ये डेनमार्क के लोग हैं, ठीक है। ये भी आ चुके थे और इन्होंने अपने आप को एस्टेब्लिश किया था। बंगाल में एक जगह है जहाँ का नाम था फेडरिक नगर, ठीक है। फेडरिक नगर में इन्होंने अपना बेस बनाया था। तो डच भी जो है वो इंडिया के बाकी पार्ट्स में एक्सपेंड नहीं करेंगे। तो ब्रिटिशर्स के चारों तरफ काफ़ी सारे यूरोपियंस आ चुके हैं, है ना। डेन्स आ चुके हैं, डच आ चुके हैं और फ्रेंच भी हैं, है ना। तो डच हमने देखा नागापट्टनम में है और डेन्स आए हैं आपका फेडरिक नगर में। डेन जो है वो ज़्यादा एक्सपेंड नहीं करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि ब्रिटिश के सामने वो टिक नहीं पाएंगे। तो घुमा फिरा के हमें सिर्फ फ्रेंच और ब्रिटिश पर्सपेक्टिव से देखना है अभी, बाकी थोड़ा बहुत डच पर्सपेक्टिव से हम देख लेंगे बाद में। तो फ्रेंच आए, है ना। पहले इन्होंने सूरत में एस्टेब्लिश किया बेस, है ना। फ्रेंच आए, ठीक है, पहले ये सूरत गए, ठीक है, फिर ये मसूलीपट्टनम गए और फिर उसके बाद ये इन्होंने पौंडीचेरी में भी अपना बेस एस्टेब्लिश किया, है ना। तो सूरत में सबसे पहले 1667 में आया था, एक ऑफिशियल था फ्रांसिस कैरन नाम का, ठीक है। इसने इंडिया की तरफ एक्सपीडिशन लीड की थी, है ना। ये एक्सपीडिशन लेके आया था इंडिया की तरफ। तो ये जब आया तो इसने अपनी दुकान खोली इंडिया में, कहाँ पे? सूरत में इसने अपनी दुकान खोली, ठीक है। तो इसके बाद एक और मरकरा नाम का बंदा भी आया था, इसने दुकान खोली थी मसूलीपट्टनम में, ठीक है। मसूलीपट्टनम में 1659 में खोली थी इसने दुकान। और फिर इसके बाद हमने देखा फ्रैंकियो मार्टिन नाम का बंदा था, फ्रैंकियोस मार्टिन। इसने क्या किया? इसने पौंडीचेरी में एस्टेब्लिश किया, ठीक है, फ्रेंच को। पौंडीचेरी, पौंडीचेरी इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि इन्हें ये चीज़ समझ आ चुकी है कि जैसे अब हमने पौंडीचेरी एस्टेब्लिश किया, वैसे हम बाकी जगह भी एस्टेब्लिश करेंगे और इस तरह से हम लंबे समय तक यहाँ पे टिके रहेंगे। तो 1674 में फ्रेंच, 1674 में ये बंगाल में आएंगे, बंगाल में चंदनगर में आएंगे, ठीक है। तो अब हम इनकी फ्रेंच की लोकेशन भी एक रफ से मैप में देख लेते हैं थोड़ा, ठीक है। बंगाल में भी फ्रेंच आ चुके हैं, है ना, चंदनगर में, ठीक है। बाकी मसूलीपट्टनम में भी हैं ये, ठीक है, मसूलीपट्टनम में भी हैं, इधर पौंडीचेरी में भी हैं, है ना, और इधर सूरत में भी हैं, ठीक है। तो हम देख सकते हैं कि ये फ्रेंच लोकेशंस है ना, और ये इंग्लिश लोकेशंस है। तो ये ऑलमोस्ट एक तरह से सिमिलर लोकेशंस पे ही हैं, फ्रेंच भी और ब्रिटिशर्स भी, है ना। तो इस वजह से लगभग 1690 का जो पीरियड है आपका, 1690s के पीरियड से ही इनके बीच कन्फ्लिक्ट शुरू हो जाएगा। इनिशियली जब फ्रेंच ने साउथ में एक्सपेंड किया
तो ये डच के साथ कन्फ्लिक्ट में आएंगे, फ्रेंच, ठीक है ना। फ्रेंच का कन्फ्लिक्ट होगा, किससे होगा, ये होगा डच से। हमने शुरुआती दौर में देखा था कि डच जो है वो मसूलीपट्टनम में भी थे, ठीक है। तो मसूलीपट्टनम के वो बाद वो जाएंगे पुलिकत में, ठीक है। डच कहाँ थे पहले, पहले मसूलीपट्टनम में थे, पहले ये थे मसूलीपट्टनम में, ठीक है। यहाँ से वो जाएंगे पुलिकत में, और फिर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो जाएंगे नागापट्टनम में, जो इंडिया के सदर्न पार्ट में है। वो लोकेशन मैं आपको दिखा चुका हूँ पहले ही, है ना, नागापट्टनम में। तो हमने देखा कि डच और फ्रेंच के बीच कन्फ्लिक्ट होगा, ठीक है। तो होगा, से लड़ेंगे डच, और उसके बाद पौंडीचेरी पर अपना दबदबा एस्टेब्लिश कर लेंगे, ठीक है। कौन एस्टेब्लिश करेंगे पौंडीचेरी पे दबदबा, डच एस्टेब्लिश करेंगे फ्रेंच को हरा करके। तो कुछ सालों तक पौंडीचेरी फ्रेंच के हाथों से चला गया था। किसके पास चला गया था, डच के पास चला गया था। पर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम क्या होगा, डच और फ्रेंच के बीच ट्रीटी हो जाएगी, और इस ट्रीटी का नाम है ट्रीटी ऑफ रिस्विक। और ये ट्रीटी होती है आपकी 1697 में। ये यहाँ नहीं होगी, ये ट्रीटी यूरोप में होगी, ठीक है। तो इस ट्रीटी में फिर बोला इसने, फ्रैंको मार्टिन ने डच को, कि सॉरी भाई माफ़ कर दो, ठीक है। एक और चीज़ हमने देखी है, मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको, 1693 में डच जो है वो जीतेंगे आपका कौन सा एरिया, वो जीतेंगे कोचिन एंड मालाबार एरिया, ठीक है। किससे जीतेंगे, कोचिन एंड मालाबार फ्रॉम पुर्तगीज से जीतेंगे। 1693 में डच लोग कोचिन और मालाबार का जो एरिया है वो पुर्तगीज से जीतेंगे, ठीक है। तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया जो कंपनी है, ठीक है, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, इसको एस्टेब्लिश किया था फ्रेंच एक मिनिस्टर ने किया था, एक फ्रेंच मिनिस्टर ने एस्टेब्लिश किया था। फ्रेंच मिनिस्टर को ऑर्डर दिया था राजा ने, ठीक है, कि भाई एक कंपनी बनाओ जो भारत के साथ ट्रेड करेगी, ठीक है। तो अब हम देख चुके हैं कि इंग्लिश जो हैं और एक तरफ फ्रेंच जो हैं, इन्होंने अपने बेसिस एस्टेब्लिश कर दिए हैं, है ना। इंग्लिश सूरत में है ना, और मद्रास में भी हैं, और मसूलीपट्टनम में भी हैं, और तो और बंगाल में कहाँ पे हैं, बंगाल में हुगली वाले रीजन में है ना, हुगली कहाँ पे, बंगाल में। और फ्रेंच भी सूरत में भी है, इन्होंने ट्रेडिंग पोस्ट खोली हुई, ठीक है। बाकी मद्रास के नियर बाई ये पौंडीचेरी में पहुंच चुके हैं, है ना। और मसूलीपट्टनम में भी हैं फ्रेंच, मसूलीपट्टनम। और फिर बंगाल में भी ये कहाँ पे, चंद्रनगर में है ना। तो एक तरह से हम देख रहे हैं कि दोनों के बीच क्या हो रहा है, दोनों के बीच कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो रहा है, क्योंकि दोनों सेम सेम जगह पे ही हैं, है ना। कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो रहा है दोनों के बीच। तो हमने देखा कि ब्रिटिशर्स को 3 गांव मिले थे रेवेन्यू के लिए, ये इनको मिले थे 1690 में, ठीक है। ये 3 गांव कौन से थे, ये थे सुतानाती, ठीक है, कालिकता, और एक था गोविंदपुर, ठीक है। तो यहाँ पे इस रीजन में इन्होंने क्या एस्टेब्लिश किया, इन्होंने एस्टेब्लिश किया फोर्ट विलियम, है ना। फोर्ट विलियम एस्टेब्लिश किया इन्होंने। तो इस पीरियड में फ्रेंच भी बंगाल में आ चुके हैं, है ना, चंद्रनगर में एस्टेब्लिश कर चुके हैं।
तो 1690 के पीरियड में छोटे मोटे कन्फ्लिक्ट्स होंगे इनके बीच। तो जब औरंगज़ेब को पता चलता था तो वो अपने गवर्नर को बोल देता था कि इनकी सर्विस कर दो, ठीक है। तो इस टाइम पे ब्रिटिश और फ्रेंच इतने पावरफुल तो थे नहीं कि मुगल्स को प्रेशराइज कर सकें। तो कहानी कुछ ऐसी चलती है कि कन्फ्लिक्ट होंगे ब्रिटिश और फ्रेंच के बीच अलग अलग जगहों पे, कंटिन्यूसली छोटे मोटे कन्फ्लिक्ट होते रहेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा कि फ्रेंच कमज़ोर पड़ जाएंगे, ठीक है। तो 1700 के पीरियड तक अराउंड बाय 1700s क्या होगा कि फ्रेंच जो है वो सूरत हार चुके होंगे, ठीक है। मसूलीपट्टनम भी हार चुके होंगे और बालासोर का जो एरिया है उड़ीसा में, ठीक है, वो भी इनके हाथ से जा चुका होगा, फ्रेंच के हाथ से। तो एक साइड पे फ्रेंच ये सब एरियाज हार जाएंगे और दूसरी साइड पे जो फ्रेंच ऑफिशियल था फ्रैंकियो मार्टिन, जिसने पौंडीचेरी एस्टेब्लिश किया था, फ्रैंकियो मार्टिन ने, इसकी फ्रैंकियो मार्टिन की मृत्यु हो जाएगी, ठीक है, बाय 1700s। तो इसकी मौत की वजह से अब फ्रेंच कंपनी में तो मातम मचा हुआ है ना, क्योंकि इनको पता है अब तो हमारे लिए हमारा ऑफिशियल, इतना अच्छा ऑफिशियल मर गया है ना, और अब हमारे लिए पौंडीचेरी से बाहर जाना मुश्किल हो जाएगा। तो फिर भी इन सब प्रॉब्लम के बावजूद फ्रेंच जो है बालासोर वाला एरिया उसको रिवाइव कर पाए थे, ठीक है। इसको बालासोर को इन्होंने रिवाइव किया और इन्होंने आज का माहे वाला जो रीजन है वो भी डच से ट्रीटी करके ले लिया, ठीक है। ये अगर इंडिया का मैप है तो अराउंड इधर रख लो आप, इधर वाले रीजन में माहे है ना, ये इन्होंने माहे ले लिया डच से। तो इन्हें एक और एरिया भी मिल जाएगा फ्रेंच को, ये एरिया पौंडीचेरी के नज़दीक है और इस एरिया का नाम है करईकाल, ठीक है। आज के प्रेजेंट डे तमिलनाडु में है ये करईकाल। बंगाल में ये ऑलरेडी चंदननगर में थे, है ना। इसके साथ बंगाल में ये एक और एरिया में एस्टेब्लिश करेंगे जिस एरिया का नाम है कासिम बाज़ार, बंगाल में। तो इस पीरियड में फ्रेंच जो है ये सब एरियाज तो वो एस्टेब्लिश कर रहे हैं, पर कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं क्रिएट कर पाएंगे क्योंकि ये इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थे इस टाइम फ्रेंच। तो ये एरियाज कुछ तो मिल गए इनको, पर ये कोई बहुत ज़्यादा बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट नहीं कर पाएंगे। तो आफ्टर 1700s जब फ्रेंच इतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे तो कंपैरेटिवली ब्रिटिशर्स जो है वो स्ट्रॉन्ग होते जा रहे थे, ठीक है। तो 1707 के पीरियड के बाद सिचुएशन क्या है कि फ्रेंच एक तो मातम मना रहे हैं, ठीक है, कि हमारे हाथ से सूरत चला गया, मसूलीपट्टनम चला गया, ठीक है। और साथ में एक और इन्फॉर्मेशन आती है कि औरंगज़ेब मर गया, ठीक है। 1707 में औरंगज़ेब डाई, ठीक है, ये मर गया औरंगज़ेब। तो औरंगज़ेब की मृत्यु की वजह से इंडियन हिस्ट्री में अब काफ़ी फंडामेंटल चेंजेस आने वाले हैं। इसके औरंगज़ेब के बाद के मुग़ल राजाओं को हम लेटर मुग़ल्स बोलते हैं, ठीक है, लेटर मुग़ल्स। और ये लेटर मुग़ल्स वो राजा थे जिनकी खुद की नहीं चलती थी, इनकी खुद की नहीं चलती थी। इन राजाओं की मदद करने के लिए एक नई कम्युनिटी उभर के आती है और उसको हम कहते हैं किंग मेकर्स, ठीक है, किंग मेकर्स। अब के पीरियड में अब राजाओं की इम्पोर्टेंस नहीं होगी पर राजा बनाने वाले की इम्पोर्टेंस होगी, अब किंग मेकर्स की इम्पोर्टेंस होगी। इसकी वजह से जो किंग्स हैं, मुग़ल किंग्स, वो धीरे धीरे कमज़ोर होते जाएंगे, ठीक है। तो औरंगज़ेब की मृत्यु के बाद जो राजा बनेगा वो बनेगा आपका शाह आलम वन, ठीक है, ये पावर पे आएगा शाह आलम वन।
तो लेटर मुगल्स आपके 1707 से लेकर के 1857 तक के पीरियड में होंगे। इस पीरियड में जो ये मुग़ल गद्दी है ये इतनी शक्तिशाली नहीं होगी पहले के टाइम की तरह, जैसे कि अकबर, शाहजहाँ और औरंगज़ेब वगैरह के टाइम में थी शक्तिशाली। ये पहले जैसी शक्तिशाली नहीं होगी। इस सब का रिज़ल्ट ये होगा कि काफ़ी ज़्यादा कोर्ट पॉलिटिक्स होगी मुग़ल कोर्ट में, है ना। तो 1707 के बाद ब्रिटिशर्स ये इंश्योर करेंगे कि वो इन सब सिचुएशंस का फ़ायदा उठा सकें। जो ये सिचुएशन हो रही है मुग़ल कोर्ट में, इसका फ़ायदा उठा सकें, ऐसी पूरी कोशिश रहेगी अंग्रेज़ों की। तो हमने देखा कि 1707 तक क्या सिचुएशन पैदा हो रही है, ठीक है। अंग्रेज़ों ने देखा कि ये मर चुका है औरंगज़ेब, है ना, अब लेटर मुग़ल्स आएंगे। तो इस सिचुएशन का, कोर्ट पॉलिटिक्स का फ़ायदा उन्होंने उठाने का डिसीज़न लिया कि हम इस सिचुएशन का फ़ायदा उठाएंगे। और दूसरी तरफ फ्रेंच का जो है पौंडीचेरी में मातम चला हुआ है, क्योंकि वो काफ़ी एरियाज हार चुके हैं और इनका जो ऑफिशियल था वो भी मर चुका है ना। तो ब्रिटिशर्स ने अब तक 3 स्ट्रॉन्ग बेस बना लिए हैं। एक कहाँ पे, एक बॉम्बे में, है ना, एक मद्रास में और एक बंगाल में, है ना। ये बंगाल, मद्रास और बॉम्बे, ये इनके स्ट्रॉन्ग बेसिस है ब्रिटिशर्स के। तो समय आगे बढ़ेगा 1707 के बाद ब्रिटिशर्स जो है वो पैसे कमाने लगेंगे, ज़्यादा पैसे फ्रेंच के मुकाबले, ठीक है। और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते जाएंगे, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, आप ज़्यादा पैसे कमा रहे हो तो आप ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी होते जाओगे। तो 1715 के टाइम के अराउंड लेटर मुगल्स में एक राजा आएगा दिल्ली में, जिसका नाम है फारुखसियार। तो फारुखसियार को भी इसके मिनिस्टर्स ने ही अपॉइंट किया था, ठीक है। फारुखसियार क्या होगा कि ये बीमार पड़ जाएगा, ठीक है, ही विल गेट इल, ओके। तो ये बीमार पड़ जाएगा। तो खबर सुनने में आती है कि दिल्ली में भाई जो हकीम है उसने कहा है कि अब तो दवा नहीं चलेगी, अब तो चांसेस है कि फारुखसियार मर जाएगा। तो बंगाल में जो गवर्नर था इस समय अंग्रेज़ों का, फोर्ट विलियम के अंदर, इसका नाम था जॉन सरमन, ठीक है। ये कहाँ का गवर्नर था? ये था फोर्ट विलियम का गवर्नर। तो जॉन सरमन डिसाइड करता है कि मैं जाऊंगा फारुखसियार की मदद करने के लिए दिल्ली, ठीक है। तो इसने एक डॉक्टरों की टीम प्रिपेयर की। तो डॉक्टरों की टीम में एक डॉक्टर था जिसका नाम था जैसे कि डॉक्टर हैमिल्टन, खैर उतना इम्पोर्टेंट नहीं है ये नाम। तो इसने, जॉन सरमन ने डॉक्टरों की टीम तैयार की, ठीक है। और फिर ये फारुखसियार के कोर्ट में गए, उसका चेकअप वगैरह किया, उसका ध्यान रखा। तो हुआ ये कि कुछ टाइम में फारुखसियार हेल्दी हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे सिचुएशन देखो, कुछ साल पहले ब्रिटिशर्स को औरंगज़ेब से मार पड़ी थी। अब यही ब्रिटिशर्स मुग़ल किंग की मदद कर रहे थे। तो फारुखसियार ने बोला तुमको क्या चाहिए। तो ब्रिटिशर्स को पता था कि उनके सबसे बड़े कंपटीशन इस समय इंडिया में फ्रेंच हैं। तो उनको पता था हम उनको पैसे से ही हरा सकते हैं, तो हमें अपना रेवेन्यू कंसोलिडेट करने की ज़रूरत है। तो इस समय पे बंगाल में बंगाल जो है आपका वो एक मुग़ल सूबा था, ठीक है। बंगाल आपका एक मुग़ल सूबा था। तो इसके ऊपर इम्पैक्ट तो था मुग़ल्स का, पर स्लोली मुग़ल्स का इम्पैक्ट जो है वो बंगाल के ऊपर वो कमज़ोर हो रहा था। पर अभी भी ये मुग़ल प्रोविंस तो थी बंगाल इस समय पे, ठीक है। तो ब्रिटिशर्स ने कहा कि सर देखो, हम बंगाल में आपको रेवेन्यू देते हैं, पर ये रेवेन्यू सीधा आपके पास डायरेक्टली नहीं आता। प्रॉब्लम है बंगाल का गवर्नर। बंगाल का गवर्नर जो है
वो हमसे ज़्यादा पैसे लेता है, ठीक है। इस वजह से हमारा भी नुकसान हो रहा है और आपका भी नुकसान हो रहा है। तो हम ये चाहते हैं कि हमें बंगाल में फ्री ट्रेड के राइट्स मिलें। तो ब्रिटिशर्स ने कहा कि हम आपको 30,000 रुपये देंगे एनुअली, ठीक है, ₹30,000 एनुअली, और उसके बाद हमारे ऊपर आप कोई और ड्यूटी मत लगाना। इस ड्यूटी का ट्रेड के क्वांटम से कोई लेना देना ही नहीं है, ठीक है। दिस ड्यूटी विल हैव नो रिलेशन विद ट्रेड क्वांटम। ट्रेड क्वांटम यानी कि हम कितनी ट्रेड कर रहे हैं उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। हम जितनी मर्ज़ी ट्रेड करें, हम आपको साल के 30,000 रुपये देंगे। फारूक सियार ने बोला और क्या चाहिए, ठीक है। तो ब्रिटिशर्स ने बोला कि सूरत में हम आपको 10,000 रुपये देंगे साल के। वहाँ पे भी हमें आप फ्री ट्रेड की परमिशन दो और हमारे ऊपर कोई एक्स्ट्रा ड्यूटी मत लगाना, हम आपको 10,000 रुपये देंगे साल के। तो इंडिया के दो इम्पोर्टेंट पोर्ट्स, ठीक है, सूरत हो गया आपका, बंगाल हो गया, ये जो है मुग़ल रेवेन्यू के लिए बहुत इम्पोर्टेंट थे, पर इन्होंने ब्रिटिशर्स के लिए इसको ड्यूटी फ्री बना दिया वो भी बहुत कम अमाउंट में। तो फारूक सियार ने बोला और क्या चाहिए। तो ब्रिटिशर्स ने बोला हमें व्यापार करने की परमिशन चाहिए। यानी कि बंगाल में होता ये था कि जो लोकल गवर्नर था वो परमिशन देता था एक पेपर पर लिखकर ट्रेड करने के लिए, ठीक है। यानी एक तरह से वो देता था, परमिट देता था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने कहा हमें ये परमिट राइट्स दे दो, हमें परमिट राइट्स दे दो ताकि हम खुद लाइसेंस इशू कर सकें ट्रेड करने के लिए, हम अपने हिसाब से ट्रेड कर सकें और हमें गवर्नर के पास जाने की ज़रूरत ना पड़े। तो फारूक सियार ने इसके लिए भी परमिशन दे दी, ठीक है। इस परमिट सिस्टम को बोला जाता है दस्तक, बोलते हैं इसको दस्तक, क्योंकि पहले पहले होता ये था कि कोई भी डॉक्यूमेंट हो जहाँ पर राजा का या फिर राजा के मंत्री का सिग्नेचर हो तो उसको कहा जाता था दस्तखत, ठीक है, दस्तखत। तो दस्तखत एक रॉयल डॉक्यूमेंट होता था जिसमें राजा का ऑर्डर या फिर राजा के ऑफिशियल्स का ऑर्डर होता था। तो यानी कि एक ऐसा डॉक्यूमेंट जिसमें सिग्नेचर हैं, इसको दस्तक बोला गया। तो इस ट्रेड परमिट का नाम इसीलिए दस्तक पड़ा था, ठीक है, दस्तक। तो दस्तक जो है एक्चुअली वो बंगाल के गवर्नर द्वारा इशू किया जाता था, है ना, ट्रेड परमिट्स के लिए। पर अब ईस्ट इंडिया कंपनी को अथॉरिटी मिल चुकी थी दस्तक इशू करने की। तो यानी कि एक स्टेट के अंदर अब दो दो अथॉरिटीज़ थी जो कि दस्तक इशू कर सकती थी, एक तो ईस्ट इंडिया कंपनी और दूसरा बंगाल का गवर्नर। तो ये सब जो परमिशंस है ये फारूक सियार ने दी थी अंग्रेज़ों को 1717 में, और इसको बोला गया था फारूक सियार फरमान, ठीक है, फारूक सियार फरमान, फारूक सियार का फरमान। इसको रॉयल फरमान भी बोला जाता है ना, रॉयल फरमान। और इसी को मैग्ना कार्टा भी बोला जाता है, मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा का मतलब बेसिकली ये होता है कि एक बहुत बड़ा मूवमेंट कंसिडर किया जा रहा है इस बात को, इस परमिशन मिलने को एक बहुत बड़ा मूवमेंट माना जा रहा है, तो इसलिए इसको मैग्ना कार्टा भी बोला जाता है, ठीक है। तो इस सब की वजह से दो लोगों का लॉस हो रहा है। पहला तो फ्रेंच का लॉस हो रहा है इकोनॉमिकली, क्योंकि अगर यहाँ से ब्रिटिशर्स को सरप्लस में रेवेन्यू जा रहा है तो ऑब्वियसली फ्रेंच का लॉस तो होगा ही। और दूसरा लॉस हो रहा है बंगाल के गवर्नर का। बंगाल के गवर्नर को समझ आ चुका था कि इन्होंने मेरा पत्ता काट दिया है और अब मेरी अथॉरिटी ख़त्म हो गई है। बंगाल का जो गवर्नर था इसका नाम था मुर्शिद कुली खान, ठीक है, मुर्शिद
कुली खान। तो मुर्शिद कुली खान ने क्या किया कि इसने इनडायरेक्टली बगावत कर ली, किसके अगेंस्ट? मुग़ल बादशाह के अगेंस्ट। इसने मुग़ल बादशाह को बोला कि बादशाह ये तो तुमने गलत कर लिया, चलो मैं तो चलता हूँ। तो किसी ने फारूक सियार को बोला सर ऐसा मत होने दो, बंगाल में बगावत हो जाएगी, हमारा ही सूबेदार हमारे सामने बगावत करेगा तो ये अच्छा नहीं होगा। तो फारूक सियार ने मैसेज भिजवाया मुर्शिद कुली खान को कि भाई तेरे को क्या चाहिए। तो मुर्शिद कुली खान बोला भाई तेरे को समझ नहीं आता, हमारा नुकसान हो गया है ना, तूने तो ईस्ट इंडिया कंपनी को अथॉरिटी दे दी है दस्तक इशू करने की, तो इससे तो हमारा ही नुकसान हो रहा है, तूने उनको ऑटोनॉमी दे दी अब। तो फारूक सियार ने बोला कोई बात नहीं, तू आज से बंगाल का नवाब, सूबेदार तो तू था बंगाल में, पर अब से तू एक ऑटोनॉमस स्टेट का एक तरह से नवाब बन जाएगा, ठीक है, तू अब से बंगाल का नवाब। तो 1717 में फारूक सियार के फरमान की वजह से क्या हुआ, एक तो ईस्ट इंडिया कंपनी की रेपुटेशन बढ़ गई, ठीक है, इनकी रेपुटेशन बढ़ गई एक समय पे, कहाँ पे? मुग़ल बादशाह ने ईस्ट इंडिया कंपनी की पिटाई की थी, ठीक है, और अब वही मुग़ल बादशाह जो है वो बंगाल, सूरत, ईस्ट इंडिया कंपनी को प्लेट में सर्व कर रहा है। तो इस सब का रिज़ल्ट ये होगा कि फ्रेंच का नुकसान होगा, क्योंकि अब ब्रिटिशर्स सरप्लस में पैसा कमाएंगे। तो 1720 के पीरियड में, है ना, के बाद आफ्टर 1720s ब्रिटिशर्स की तो मौज चल रही है ना, क्योंकि बंगाल में इनको ड्यूटी फ्री ट्रेड करने को मिल रही है, ऑल्सो ये अपने दस्तक इशू कर सकते हैं, और सूरत में भी इनको सिर्फ 10,000 रुपये देने हैं, है ना। तो अब से होगा क्या कि सूरत से तो अब मुगल्स को ज़्यादा रेवेन्यू नहीं जाएगा, क्योंकि इन्होंने अंग्रेज़ों को दे दिया सिर्फ 10,000 रुपये में, क्योंकि ब्रिटिशर्स तो अब बहुत ज़्यादा हाई वॉल्यूम में ट्रेड करेंगे वहाँ से, और उसके बदले सिर्फ 10,000 रुपये मिलेंगे मुगल्स को साल के। तो हम देख सकते हैं कि दिल्ली में जो राजा थे इनके अंदर विजन की कमी थी, इसीलिए तो इन्होंने थाली में परोस के ये चीज़ें दे दी अंग्रेज़ों को। तो 1720 से लेकर के 1720 से 40s तक का जो टाइम था, 1740s तक का, ये ईस्ट इंडिया कंपनी के एक्सपेंशन का टाइम पीरियड था, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी अब इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग होती जा रही है, तो इकोनॉमिकली अगर वो स्ट्रॉन्ग हो रही है तो इसका मतलब पॉलिटिकली और मिलिट्रली भी वो स्ट्रॉन्ग होगी, और उनका एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप भी और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। और दूसरी साइड पे फ्रेंच का मातम ही चला हुआ है ना, इनके पास पौंडीचेरी और बंगाल के अलावा कुछ था ही नहीं। तो हमने देखा, एक तो हमने ये देखा कि मुग़ल कोर्ट किंग मेकर से भरा हुआ था, ठीक है, ये वो लोग थे जो डिसाइड करते थे राजा क्या करेगा, कैसे करेगा, अब किंग मेकर्स डिसाइड करते थे। तो मुग़ल किंगडम भी अपने वीकेस्ट फेज से होकर के गुज़र रहा था। तो लेटर मुगल्स में ऐसे राजा आए जिनको ना ही राज्य चलाने का एक्सपीरियंस था और ना ही इस चीज़ में इंटरेस्ट था राज्य चलाने में। तो कमज़ोर राजा से ज़्यादा अब रोल बढ़ गया था किंग मेकर्स का। तो बिटवीन 1720s एंड 40s इस पीरियड में जो पुराने मुग़ल सूबे थे, जैसे कि बंगाल हो गया आपका, है ना, अवध हो गया और हैदराबाद हो गया, जो ये पुराने मुग़ल सूबे थे ये अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाएंगे इस पीरियड में, ठीक है, इंडिपेंडेंट। तो 1720 से 40 तक का जो पीरियड है, अब मुग़ल एम्पायर टूटना शुरू हो जाएगा। टूटना शुरू क्यों हो जाएगा? क्योंकि राजा कमज़ोर था, किंग मेकर्स का इम्पैक्ट ज़्यादा बढ़ जाएगा, और इस सब के रिज़ल्ट की वजह से जो पॉलिटिकल सिस्टम है मुग़ल्स का वो क्राइसिस में आ जाएगा, और ब्रिटिश जो है
नंबर 1 यूरोपियन पावर बनने की तरफ आगे बढ़ेंगे। पर इसके साथ साथ एक और पावर भी बढ़ रही थी और वो थी मराठा। सो मराठा पावर वॉज इंक्रीजिंग और बिटवीन 1720s और 40s में हम देखेंगे कि मराठा लीडर्स कई उभर के आएंगे, जैसे पेशवा बाजीराव, और ये मराठा साम्राज्य को क्राइसिस से उठाकर अपने क्लाइमैक्स की ओर ले जाएंगे। पेशवा बाजीराव, ठीक है। तो 1720 से लेकर 40 तक का पीरियड इम्पोर्टेंट इंडिया के लिए था, क्योंकि इस समय मराठास जो है वो ऊपर उठ रहे थे और फ्रेंच लूजिंग साइड पे थे। छोटे बड़े स्टेट्स भी पिक्चर में आ रहे थे, जैसे कि नए नए राज्य बन रहे थे, जैसे कि अवध, हैदराबाद और राजपूताना स्टेट्स, और कुछ किंगडम सेंट्रल इंडिया में भी थे, कुछ छोटे मोटे। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम क्या होगा कि साउथ ऑफ हैदराबाद के साउथ में कर्नाटिक स्टेट भी एमर्ज करेगा। तो काफ़ी सारे नए राज्य बनेंगे इस पीरियड में। मुग़ल किंग की जो सीट होगी वो सिर्फ दिल्ली तक ही लिमिटेड रहेगी, बल्कि ऐसे जोक्स भी बनाए जाते थे, जैसे कि एक जोक था, शाह ए आलम इज़ शाह ए पालम। पालम जो है दिल्ली में एक जगह है, और जो मुग़ल राजा था शाह ए आलम, कि भाई वो अब सिर्फ पालम का शहंशाह है। ये मीनिंग हुआ इस जोक का। पालम दिल्ली में ही एक रीजन है, एरिया। तो जो पीरियड आपका 1720 से 60s तक का पीरियड है, इस पीरियड में मराठास जो है उनकी टॉप पोजीशन में चले जाएंगे, और इसी पीरियड में जो मुग़ल डिसइंटीग्रेशन को फाइनल ब्लो देगा, फाइनल ब्लो टू मुग़ल डिसइंटीग्रेशन, ठीक है। क्योंकि मुग़ल्स ऑलरेडी कमज़ोर तो थे ही, मराठा साउथ में कंसोलिडेट कर रहे थे और नए राज्य बन रहे थे, जैसे कि हैदराबाद, बंगाल हो गया, अवध, ये उभर के आ रहे थे। तो इस सब सिचुएशन में क्या हो जाता है कि भारत में विदेशी आक्रमण होगा। पहला जो इन्वेजन है वो करेगा नादिर शाह। नादिर शाह राजा था ईरान से लेकर अफ़गानिस्तान के एरिया का, ईरान टू अफ़गानिस्तान, ठीक है। यहाँ का राजा था नादिर शाह। एक पर्शियन किंग था ये, ठीक है, पर्शियन ओरिजिन का, ईरानी था ये। इसने क्या किया, इसने दिल्ली पे अटैक किया। ही अटैक्ड दिल्ली, ओके। इसने दिल्ली पे अटैक किया, तो मुग़ल राजा कुछ कर नहीं पाया। ये एक ऐसी सिचुएशन थी जिसमें कि मुग़ल राजा की गद्दी भी नादिर शाह उठा के ले गया था। तो जब नादिर शाह इसे ले जाता है तो मुग़लों की बची खुची जो इज़्ज़त थी वो भी ख़त्म हो जाती है, ठीक है। एक साइड पे हमने देखा कि मुग़ल्स का डिक्लाइन हो रहा है, और दूसरी तरफ मराठास दिल्ली की तरफ बढ़ रहेंगे अब, ठीक है। और इस सब का जो फ़ायदा है वो इनडायरेक्टली ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि अब उन्हें रोकने वाला कोई नहीं है। फ्रेंच तो ऑलरेडी वीक थे। तो 1740s के पीरियड तक ब्रिटिशर्स इतना पैसा कमाएंगे, इतना कमा रहे थे पैसा, कि सबको इनसे जलन होती थी, इंडिया में भी और यूरोप में भी, ठीक है। तो ब्रिटिश एमर्ज्ड एज नंबर 1 यूरोपियन पावर, ठीक है, यूरोपियन पावर। और मराठास एमर्ज करेंगे एज नंबर 1 इंडियन पावर, ओके, नंबर 1 इंडियन पावर। डच
डेनिश और फ्रेंच अभी भी भारत में हैं पर इतने शक्तिशाली नहीं हैं। तो लॉजिकली अगर नंबर 1 यूरोपियन पावर ब्रिटिश है और नंबर 1 इंडियन पावर मराठास हैं, तो अब इन दोनों के बीच फाइट होनी चाहिए। पर इमीडिएटली हम देखेंगे कि 1740s में कोई बड़ी फाइट नहीं होती है इनके बीच। इनके बीच तो लड़ाई 1770s के बाद ही होगी। इनके बीच लड़ाई 1770s के बाद ही होगी। ओके, तो 1740s में ये होगा कि थोड़ी पिक्चर चेंज हो जाएगी। 1740s में होगा क्या कि फ्रेंच जो अब तक दुखी थे इनमें रिवाइवल होगा, फ्रेंच रिवाइवल होगा। और ये रिवाइवल किया जाएगा एक बंदे द्वारा जो भारत में 1720s में ही आ चुका है। ये उस समय एक क्लर्क था, ठीक है। और क्लर्क ने फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का जो डाउनफॉल है, ठीक है, ये डाउनफॉल इसने अपनी आंखों से देखा हुआ है। तो ये अब तक इंतज़ार कर रहा था कि कब मेरा टाइम आएगा, ठीक है। तो इस बंदे का नाम था फ्रांसिस ड्यूप्ले, ठीक है। फ्रांसिस ड्यूप्ले। तो 1720 से 40 तक का जो पीरियड था इसने इंतज़ार किया लगभग 20 साल कि कब मेरा टाइम आएगा। रोज़ इसके दिल के अंदर आग जलती थी। आग क्यों जलती थी? क्योंकि इसे बदला लेना था। किससे बदला लेना था? उन लोगों से जिन्होंने फ्रांस की या फिर मतलब फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की ये हालत कर दी थी। उसके दिमाग में बस एक ही चीज़ चलती थी 20 सालों से कि बदला लेना है। और बदला किससे लेना है? उनसे जिन्होंने फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की ये हालत कर दी थी। और ऐसी हालत किसने की थी? वो थे ब्रिटिशर्स। तो वो आदमी जो 20 सालों से इंतज़ार कर रहा था कि कब फ्रेंच स्टेट उसको गवर्नर बनाएगा और उसे कुछ करने के लिए कहेगा, तो अब ये ऑब्वियस था कि ड्यूप्ले उसकी गेम खेलना शुरू करेगा, ठीक है। तो जब इसे टास्क दिया गया था कि तुम्हें पौंडीचेरी और आसपास के रीजन्स को कंट्रोल करना है और फ्रेंच को इंडिया में रीइन्वेंट करना है, फ्रेंच एम्पायर को, तो इसका बहुत ही क्लियर कट माइंड था कि इसको क्या करना है, क्या नहीं करना है और कैसे इसे फ्रेंच को इंडिया में रिवाइव करना है। ये एक लोअर ऑफिशियल था 1720s के पीरियड में और ग्रेजुअली ये प्रमोट हुआ और अब ये गवर्नर की पोजीशन तक पहुंचा। तो जब ये पावर में आया तो इसने मेड श्योर किया कि ये फ्रेंच एम्पायर को इंडिया में एस्टेब्लिश करेगा। तो ऑब्वियसली ब्रिटिश बोलेंगे कि हम थोड़ी यहाँ पे भजिया तलने बैठे हैं, है ना। अगर तेरा ये इंटेंशन है तो क्या हम चुपचाप बैठे रहेंगे? तो कहानी कुछ इस प्रकार आगे बढ़ेगी कि मद्रास और पौंडीचेरी के बीच कन्फ्लिक्ट होगा। और ये जो कन्फ्लिक्ट है ये एक राज्य के अंदर हो रहा है और इस राज्य का नाम है कार्नेटिक, ठीक है। कार्नेटिक राज्य के अंदर इनका मद्रास और पौंडीचेरी का कन्फ्लिक्ट होगा, यानी कि कार्नेटिक राज्य के अंदर ये ब्रिटिश और फ्रेंच का कन्फ्लिक्ट होगा। ये फाइट इन दोनों के बीच लगभग अराउंड 1740s में शुरू होगी, ठीक है। तो कार्नेटिक एक ऐसा रीजन था जो पहले हैदराबाद का पार्ट था। पहले हैदराबाद 1720s में मुगल से इंडिपेंडेंट होगा, है ना। और फिर हैदराबाद से कार्नेटिक लगभग 1740s में इंडिपेंडेंट होगा, ठीक है। तो कार्नेटिक ऑल्सो एक सेपरेट स्टेट बनेगा जो कि हैदराबाद से निकल कर आएगा कुछ सालों में, जब हैदराबाद मुगल से इंडिपेंडेंट हुआ था उसके बाद, ठीक है। तो कार्नेटिक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा इन द फाइट बिटवीन ब्रिटिश एंड फ्रेंच। कार्नेटिक आपका मेनली आज के जो नॉर्दर्न पार्ट ऑफ तमिलनाडु है और कुछ पार्ट आंध्र प्रदेश का भी और कुछ कर्नाटका का भी इस रीजन में पड़ता है कार्नेटिक, ओके। सो इन दिस एरिया फाइट शुरू हो जाएगी, ठीक है।
और इस फाइट को नाम दिया जाएगा क्या नाम दिया जाएगा? इसको नाम दिया जाएगा कार्नेटिक वॉर्स। ठीक है, तो 1740 से जो पीरियड है ये तब फाइट शुरू हो जाएगी 1740s में, और 3 वॉर्स लड़ी जाएंगी इसमें। पहली वॉर आपकी 1744 से 48 तक होती है। ठीक है, सेकंड आपकी 1749 से 54 तक होगी, और थर्ड आपकी 1756 से 63 तक होगी। और फिर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हम देखेंगे कि फ्रेंच इसमें अल्टीमेटली हारेंगे, और ये फिर ले जाएगी, और ये हार ब्रिटिश को ले जाएगी उनकी पॉलिटिकल सुप्रेमेसी की तरफ। तो कार्नेटिक वॉर से जिस प्रकार के आपको क्वेश्चंस आते हैं, तो वॉर के पर्सपेक्टिव से आते हैं एक तो, और टाइमलाइन के पर्सपेक्टिव से भी आते हैं, ट्रीटी सेंट्रिक क्वेश्चंस भी आते हैं यहाँ पे, ट्रीटी के रिगार्डिंग के कौन कौन सी ट्रीटीज़ हुई थी, और नेम ऑफ बैटल्स पर भी क्वेश्चन आते हैं। तो ब्रिटिशर्स की जनरली एक टेक्निक रही है, वॉर ट्रीटी वॉर ट्रीटी। तो पहले लड़ते हैं, फिर ट्रीटी करते हैं, फिर लड़ते हैं, फिर ट्रीटी करते हैं। ये आपको ऐसा कई जगह पे देखने को मिलेगा। तो हमने देखा कि ये जो बैटल्स हैं ये आपकी कार्नेटिक स्टेट का जो रीजन है वहाँ लड़ी जाएंगी। कार्नेटिक पहले हैदराबाद का पार्ट था, है ना, हैदराबाद पहले मुगल्स का पार्ट था, पर हमने देखा कैसे हैदराबाद मुगल से बाद में अपनी ऑटोनॉमी क्लेम करेगा, और फिर हैदराबाद से कुछ टाइम बाद कार्नेटिक अपनी ऑटोनॉमी क्लेम करेगा और इंडिपेंडेंट बन जाएगा। तो कार्नेटिक पास्ट में कभी भी एक इंडिपेंडेंट स्टेट नहीं था, ये हमेशा से मुगल्स का ही पार्ट रहा था। मुगल्स का पार्ट यानी कि हैदराबाद का पार्ट था, तो और हैदराबाद मुगल्स का पार्ट था, तो अल्टीमेटली कार्नेटिक भी मुगल्स का ही पार्ट था। तो नवाब ऑफ कार्नेटिक जो है उसने अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाया। ठीक है, इस नवाब का नाम था दोस्त अली। दोस्त अली ने अपने आप को हैदराबाद से इंडिपेंडेंट किया था। तो कार्नेटिक तो इसने इंडिपेंडेंट किया, इसको लगा कि अब मैं बढ़िया से अपना राज्य अलग से चलाऊंगा, पर ऐसा इस बेचारे के साथ होगा नहीं। इनफैक्ट इस राज्य के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आपको देखने को ही नहीं मिलेगी। यहाँ पे लगातार पॉलिटिकल क्राइसिस चलता ही रहेगा। हैदराबाद से जब ये इंडिपेंडेंट होगा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, उसके बाद मराठास इनकी पिटाई करेंगे। ठीक है, बल्कि एक दिन तो मराठास कार्नेटिक के नवाब को ही उठा करके ले जाएंगे। दोस्त अली का दामाद था चंदा साहिब, इसका था सन इन लॉ। ठीक है, सन इन लॉ चंदा साहिब। इस बंदे को, चंदा साहिब को, मराठास उठाकर ही ले जाते हैं रंगदारी के तौर पर। तो ये पीरियड था जब, ये वो पीरियड था जब रीजनल स्टेट्स उभरेंगे और स्ट्रॉन्ग होंगे, और मुगल्स वीक बनते जाएंगे। हैदराबाद और कार्नेटिक मुगल एम्पायर के क्राइसिस की वजह से एमर्ज हुए, है ना, और दोनों स्टेट्स कार्नेटिक वॉर में इंटीग्रल रोल प्ले करेंगे। तो कार्नेटिक रीजन में दोनों ब्रिटिश और फ्रेंच की टेरिटरीज़ है, ये हम देख चुके हैं। कौन कौन सी टेरिटरीज़? पौंडीचेरी है और मद्रास है, ये दोनों टेरिटरीज़ कार्नेटिक स्टेट में आती हैं। आरकोट है एक जगह का नाम। तो ये आरकोट जो है ये कैपिटल है किसकी? ये है कार्नेटिक स्टेट की कैपिटल। इट इज़ कार्नेटिक्स कैपिटल आरकोट। ओके, तो आरकोट मद्रास के पास ही था। तो 1740 के पीरियड में जो नवाब था कार्नेटिक का, इसको उठा के ले गए थे मराठास। चंदा साहिब को मराठास उठा कर ले गए रंगदारी के तौर पर। और चंदा साहिब को उठाने से पहले इन्होंने इसको दोस्त अली को भी मरवा दिया था। ठीक है, पहले इन्होंने दोस्त अली को मरवाया मराठास ने, और दोस्त अली को मरवाने के बाद चंदा साहिब को उठा कर ले गए। तो इसकी वजह से कार्नेटिक में जो है टेम्परेरी नवाब बनाया गया। इस बंदे का नाम था, जो टेम्परेरी नवाब बनाया गया था, इसका नाम था अनवरुद्दीन। तो जब पहली कार्नेटिक वॉर होगी,
इस समय अनवरुद्दीन होगा कार्नाटिक की गद्दी पर, ठीक है। तो ऑलरेडी इतने शॉर्ट पीरियड में हमने देखा कि तीसरा नवाब आ चुका है गद्दी पर। पहले को मराठास ने मारा, दोस्त अली को, है ना। दूसरे को मराठास उठा के ले गए, चंदा साहिब को। और अब इतने शॉर्ट पीरियड में तीसरा बंदा गद्दी पे बैठा है जिसका नाम है अनवरुद्दीन, ठीक है। तो हमने देखा कि 1740s तक का जो पीरियड है, बाय 1740s ब्रिटिश अब नंबर 1 यूरोपियन पावर बन चुके हैं, ठीक है। दूसरी तरफ फ्रेंच के माइंड में है रिवेंज, डुप्ले अपना रिवेंज लेना चाहता है, ठीक है। तो डुप्ले जो है वो राइट अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहा है 1740 के बाद, जब इसको गवर्नर बनाया गया था पौंडीचेरी का। ये अपॉर्चुनिटी की वेट कर रहा है कि कब इसे मौका मिलेगा कि ये ब्रिटिशर्स को लेसन सिखा सके। तो आपको लड़ाई करने से पहले एक वैलिड रीज़न चाहिए होता है, आपको एक बहाना चाहिए होता है। तो डुप्ले कुछ ऐसा बहाना चाहता था जिसकी वजह से ब्रिटिश प्रोवोक हों, और फ्यूचर में जब जंग शुरू होगी तो उसके पास जंग को जस्टिफाई करने के लिए एक रीज़न होगा डुप्ले के पास। तो भारत के बाहर यूरोप में एक स्टेट था उस समय जिसका नाम था ऑस्ट्रिया। यूरोप में एक स्टेट था जिसका नाम था ऑस्ट्रिया। इसका इंडिया से उस समय कुछ लेना देना नहीं था, पर ऑस्ट्रिया में सक्सेशन को लेकर फैमिली डिस्प्यूट चल रहा था, ठीक है। ऑस्ट्रिया में फैमिली डिस्प्यूट चल रहा था, किस चीज़ को लेकर के? सक्सेशन को लेकर के, कि कौन अगला राजा बनेगा। तो फ्रांस और ऑस्ट्रिया के हमेशा से मैट्रिमोनियल रिलेशन रहे हैं, ठीक है। फ्रांस और ऑस्ट्रिया के क्या रहे हैं? मैट्रिमोनियल रिलेशंस। होता ये था कि फ्रांस की रानी हमेशा कौन बनती थी? फ्रांस की रानी ऑस्ट्रियन प्रिंसेस बना करती थी। ऑस्ट्रियन प्रिंसेस बनती थी क्या? क्वीन ऑफ फ्रांस, यानी उसकी शादी फ्रांस में होती थी, फ्रांस के राजकुमार के साथ, ठीक है। तो ऐसा चला आ रहा था इन दोनों राज्यों के बीच। तो जर्मनी जो था उस टाइम पे इसको प्रशिया बोलते थे, ठीक है। तो इसके राजा ने क्लेम किया, प्रशिया ने, कि हम जिसको डिसाइड करेंगे वो राजा बनेगा ऑस्ट्रिया का, ठीक है। इन्होंने ऐसा कहा प्रशिया ने। तो प्रशिया यानी कि आज के समय का जर्मनी, बल्कि एग्जैक्टली तो प्रशिया इस टाइम वैसे पोलैंड के अंडर है। तो फ्रांस एक साइड पे हो गया, है ना। तो इस जो ये खिचड़ी पक रही थी इसमें ब्रिटेन का इंटरेस्ट भी आ गया, और ब्रिटेन ने किया प्रशिया का सपोर्ट, ठीक है। ब्रिटेन ने किया प्रशिया का सपोर्ट। तो ऑस्ट्रिया की साइड कौन था? ऑस्ट्रिया की साइड था फ्रांस। तो एक तरफ कौन हो गए? एक तरफ हो गए ऑस्ट्रिया, है ना, ऑस्ट्रिया प्लस फ्रांस, और दूसरी तरफ हो गए प्रशिया प्लस ब्रिटेन, ओके। तो ऑब्वियसली फ्रांस तो ऑस्ट्रिया को सपोर्ट करेगा ही, क्योंकि फ्रांस की रानी का मायका था ऑस्ट्रिया, है ना। तो ब्रिटेन और फ्रांस एक तरह से प्रॉक्सी वॉर खेल रहे थे ऑस्ट्रिया में। फ्रेंच चाहते थे कि इस सब की आग इंडिया में ना आए। डुप्ले भी शुरुआत में यही चाहता था कि इस सब की आग इंडिया में ना आए। तो ये जो ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन शुरू हुई 1740s ऑनवर्ड, तो उस समय डुप्ले थोड़ा कमज़ोर था, नया नया पावर में आया था। तो ये इंतज़ार कर रहा था कि ऑस्ट्रिया की आग इंडिया में ना आए। तो जैसे जैसे टाइम बीतता गया डुप्ले ने अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाया। तो 3-4 साल बीते, है ना। इनिशियली तो डुप्ले नहीं चाहता था कि कोई ड्रामा हो इंडिया में, तो इसलिए उसने डिप्लोमेटिक एक्सचेंज भी किया था ब्रिटिश ऑफिशियल्स के साथ कि भाई हम लोग मिलके शांति रखेंगे। पर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब वो स्ट्रॉन्ग बनता गया तो वो खुद रीजंस ढूंढने लगा जिससे ब्रिटिशर्स प्रोवोक हों। ब्रिटिशर्स ने भी अपना पेशेंस खो दिया था कि ये फ्रांस में जो है ये चीज़ें सेटल ही नहीं हो रही,
यहाँ मतलब यूरोप में जो है चीज़ें सेटल ही नहीं हो रही, चीज़ें शांत नहीं हो रही है। और एक तरफ यहाँ पे ड्यूप्ले स्ट्रॉन्ग बनता जा रहा है ना। वो लोग तो देख रहे थे ये सब अपनी आंखों से, ब्रिटिश ऑफिशियल्स। तो ब्रिटिश और फ्रेंच ने शुरू में तो ये प्लान किया था कि हम लोग लड़ाई नहीं करेंगे, पर बाय 1746 ठीक है, होता ये है कि मद्रास के शोर पर, मद्रास में समुद्र किनारे एक फ्रेंच बोट जा रही थी, उसको ब्रिटिश नेवी पकड़ लेती है। ठीक है, किसको पकड़ लेती है? फ्रेंच बोट को। ठीक है, कौन पकड़ लेती है? ब्रिटिश नेवी। कॉट बाय ब्रिटिश नेवी। तो फ्रेंच बोट को ब्रिटिश नेवी पकड़ लेती है। तो ये इन्फॉर्मेशन ड्यूप्ले के पास पहुंचती है। तो ड्यूप्ले भी सोचता है ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है मेरे लिए कि मैं डिक्लेयर वॉर कर दूं, मैं वॉर को डिक्लेयर कर दूं। ठीक है, तो उसने देखा कि मद्रास में ब्रिटिशर्स ने अपनी फोर्स रखी हुई है। तो ड्यूप्ले ने क्या किया, मॉरिशियस को कॉल कर दी हेल्प के लिए, यानी उसने मॉरिशियस से हेल्प मंगवाई। मॉरिशियस भी उस टाइम पे एक फ्रेंच कॉलोनी था। ठीक है, मॉरिशियस उस टाइम पे फ्रेंच कॉलोनी था, तो ड्यूप्ले ने यहाँ से मदद मंगवाई। तो यहाँ मॉरिशियस में गवर्नर था जिसका नाम था ला बोर्दोनियास। एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन तो पता नहीं क्या है, मैं इसको ला बोर्दोनियास पढ़ लेता हूँ, BOURDONNAIAS। तो ये था मॉरिशियस का गवर्नर। ये ड्यूप्ले की मदद करने आया बोट में सेना लेकर के। ठीक है, तो ये आया और इसने मद्रास के ऊपर बम फोड़ डाले। ठीक है, इसने मद्रास के ऊपर बॉम्बार्डमेंट की। तो हम देखेंगे कि पौंडीचेरी और मद्रास मिल करके ये युद्ध करेंगे और ब्रिटिश को पता नहीं चला कि उनकी आंखों के सामने क्या हो गया। मद्रास जो कि ब्रिटिशर्स का पहला फोर्ट था, वो अब फ्रेंच द्वारा जीत लिया जा चुका था। मद्रास जो कि ब्रिटिशर्स का पहला फोर्ट था, वो फ्रेंच द्वारा जीत लिया जा चुका था। और इस समय मद्रास में एक क्लर्क भी था। इस क्लर्क का नाम था रॉबर्ट क्लाइव, और इस क्लर्क को जेल में डाल दिया गया था। तो हमने देखा कि रॉबर्ट क्लाइव को भी जेल में डाल दिया मद्रास में इन लोगों ने, जब इन्होंने मद्रास कैप्चर किया। ठीक है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी बौखला गई। ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिशियल्स ने कहा कि मदद तो अब इमीडिएटली ब्रिटेन से तो आ नहीं सकती, तो हमें लोकल हेल्प लेनी पड़ेगी। तो वो गए अनवरुद्दीन के पास। अनवरुद्दीन कौन? कर्नाटक का नवाब। ये तो नया नया नवाब बना था इस टाइम, अनवरुद्दीन। तो कंपनी उसके पास गई, सर प्लीज़ हमारी मदद कर दो। ठीक है, और फ्रेंच को बोलो कि लड़ाई ना करे। तो अनवरुद्दीन तो नया नया राजा बना था, अब ऐसा भी था नहीं कि ये कोई ओरिजिनल नवाब था स्टेट का, कि जिसने रेबेल करके खुद स्टेट एस्टेब्लिश किया हो। ठीक है, इसने अब तक अपनी तलवार की पावर प्रूव नहीं की थी, ये अभी तक दिखा नहीं पाया था ये कि कितना पावरफुल है। इसको खैरात में नवाबी मिली थी। तो क्योंकि खैरात में नवाबी कैसे मिली थी इसको? क्योंकि जो ओरिजिनल नवाब था दोस्त अली, उसको तो मराठास ने टपका दिया। उसके बाद जो बनना था चंदा साहिब, उसको मराठास उठा के ले गए थे, है ना। चंदा साहिब जमाई था दोस्त अली का, मराठास उसको किडनैप करके ले गए थे। तो एक्चुअली अनवरुद्दीन को नवाब बनाया था हैदराबाद के राजा ने। उसने बोला था कि भाई तू मेरा मंत्री है, तो चल तेरे को बना देता हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, तो ज़्यादातर जनरली क्या होता है कि जो कच्चे खिलाड़ी होते हैं ना, उनको अपनी शक्ति दिखाने की ज़्यादा इच्छा होती है। ठीक है, तो अनवरुद्दीन ने फ्रेंच को बुलाया और कहा कि ये डुप्ले अपनी सैनिकों को वापस ले जा और मद्रास को खाली कर दे। ठीक है, तो एक तरफ डुप्ले जो 20 साल से अपने बदले की राह देख रहा है, ठीक है, इसके अंदर गुस्सा भरा पड़ा हुआ है। ठीक है, तो डुप्ले ने बोला भाई तू कौन है? डुप्ले ने बोला चल तेरे को भी बताता हूँ मैं, तू भी गया। ठीक है, तो अंग्रेज़ तो जाने ही वाले थे, पर अब मैं साथ में तुझे भी लपेटे में लूँगा। तो डुप्ले ने भी सेना भेज दी। अनवरुद्दीन फड़फड़ा गया, तो अनवरुद्दीन के सेनापति ने लड़ाई की।
ठीक है। तो अनवरुद्दीन के सेनापति ने लड़ाई की और इस सेनापति का नाम था महफूज खान, ठीक है। तो अनवरुद्दीन की साइड से 10,000 सोल्जर्स थे लगभग, ठीक है। और जबकि दूसरी तरफ डुप्ले के पास लगभग 250 यूरोपियंस होंगे, ठीक है, और लगभग 750 के आसपास, 600-700 के आसपास इंडियन सोल्जर्स थे, ठीक है, इंडियन सोल्जर्स। तो हुआ ये कि अनवरुद्दीन की आर्मी हार गई। 10,000 लोग 1,000 लोगों के सामने हार गए। पहली बार 10,000 सोल्जर्स की जो कंबाइंड आर्मी थी इंडियन राजा की, वो एक छोटे से आर्मी ग्रुप से हार गई, यानी 1,000 के सोल्जर से हार गई। इस बैटल को नाम दिया जाता है बैटल ऑफ सेंट थोम, ठीक है, बैटल ऑफ सेंट थोम। तो पहली बार ये प्रूव हुआ कि यूरोपियन डिसिप्लिन कैसे हावी पड़ सकता है। हिस्ट्री में पहले भी ये प्रूव हो चुका है कि नंबर्स मैटर नहीं करते, जैसे कि अकबर ने भी पानीपत में ये चीज़ शो की थी। पर मॉडर्न पीरियड में हार्डली 1,000 सोल्जर्स के साथ 10,000 सोल्जर्स को हराकर, कार्नेटिक्स की स्टेट के 10,000 सोल्जर्स को हराकर बैटल ऑफ सेंट थोम में ये डुप्ले ने साबित कर लिया था कि एक डिसिप्लिन्ड आर्मी बहुत कुछ कर सकती है, ठीक है। सेंट थोम आपका मद्रास में ही पड़ता है, ये मद्रास में है। तो अनवरुद्दीन ने अंग्रेज़ों के सामने हाथ खड़े कर दिए कि भाई मुझसे तो कुछ ना हो पाएगा, तुम अपना खुद संभालो। तो आरकोट के अंदर भी फ्रेंच प्रेशर अब आ गया था, ठीक है। मद्रास के अंदर भी फ्रेंच का प्रेशर अब एस्टेब्लिश हो चुका था। तो डुप्ले ने भारत के रजवाड़ों को पानी पिलाया। डुप्ले खुद एक किंग मेकर बन चुका था अब, क्योंकि अब कोई भी नहीं था जो उसको हरा सके। तो बाय 1746 ऑलमोस्ट जो डुप्ले जो है वो ये बैटल जीत चुका था। तो ये जो पूरी बैटल थी ये डुप्ले के फेवर में गई हुई थी। तो बाय 1746 डुप्ले ये बैटल ऑलमोस्ट जीत चुका था, पूरी लड़ाई डुप्ले के फेवर में जा रही थी। तो ब्रिटेन में फड़फड़ाहट मच गई। ईस्ट इंडिया कंपनी का जो हेडक्वार्टर था वहाँ पे डेली मातम छाया हुआ होता था, क्योंकि वो लोग हार रहे थे। तो इस सब का जो रिज़ल्ट था फाइनली ये हुआ कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंटरफेयर किया। उसने फ्रेंच गवर्नमेंट को कहा कि देखो भाई, हमारे लड़कों ने थोड़ी लड़ाई कर दी तुम्हारे लड़कों से, उनको थोड़ी मार भी पड़ गई है, अब इस सब को भूल जाओ। तो फ्रांस का राजा कहता है चलो आओ बात करते हैं, ठीक है। तो यूरोप में भी तो 1748 तक क्या होता है कि जो ऑस्ट्रिया की वॉर है वो ख़त्म हो जाती है, ठीक है। ऑस्ट्रियन वॉर एंड्स बाय 1748। ऑस्ट्रियन वॉर की वजह से ही तो ये फर्स्ट कार्नेटिक वॉर शुरू हुई थी, जैसे हमने देखा था। तो फिर इसके बाद ये लोग मिलते हैं एक जगह पे यूरोप में, जिस जगह का नाम है एक्स ला चैपल, ठीक है। तो यहाँ पे इनकी ट्रीटी होगी, इसको बोला जाएगा ट्रीटी ऑफ एक्स ला चैपल, ठीक है। तो ये जो ट्रीटी ऑफ एक्स ला चैपल है, इसमें दोनों के बीच डिस्कशन हुई, ब्रिटिश और फ्रांस के बीच, कि हम जो है अब एक दूसरे के काम में इंटरफेयर नहीं करेंगे, ठीक है। ब्रिटिशर्स ये कहते हैं फ्रेंच को कि भाई यार मद्रास दे दो, ये हमारी पहली फोर्ट थी, सेंट जॉर्ज है ना, सेंट जॉर्ज ब्रिटिशर्स की पहली फोर्ट थी। तो ये कहते हैं भाई यार मद्रास दे दो, ये हमारी पहली फोर्ट थी, बहुत मेहनत करके बनाया था, हमारा ऑफिशियल था फ्रांसिस डे, उसने बनवाया था ये, है ना। तो ब्रिटिश जो चाहते थे कि मद्रास वो किसी भी तरह रिटेन कर लें, तो उन्होंने फ्रेंच को ऑफ़र दिया मद्रास के बदले हम तुम्हें नॉर्थ अमेरिका में एक कॉलोनी देंगे, ठीक है। ये वो समय था जब अमेरिका और कनाडा दोनों इंग्लैंड की कॉलोनीज़ थी। तो ब्रिटिश ने जो है एक एरिया दिया कनाडा के अंदर फ्रांस को, उस एरिया का नाम था क्यूबेक, ठीक है।
ये एरिया दिया ब्रिटिशर्स ने फ्रांस को कनाडा के अंदर किसके बदले दिया? मद्रास के बदले दिया। तो ब्रिटिशर्स डिप्लोमेसी में स्मार्ट थे, उन्होंने डिप्लोमेसी में फ्रेंच को आउट प्ले कर दिया। उन्होंने अमेरिका की एक टेरिटरी एक्सचेंज की इंस्टेड ऑफ एक्सचेंजिंग अ टेरिटरी फ्रॉम इंडिया। भारत में टेरिटरी एक्सचेंज करने के जगह उन्होंने अमेरिका में एक टेरिटरी पकड़ा दी। तो वॉर में तो डुप्ले ने अपनी सुपीरियर स्किल्स दिखाई फ्रेंच को, और पर फर्स्ट कार्नेटिक वॉर हारने के बावजूद ब्रिटिशर्स जो हैं वो मद्रास अपने पास रिटेन करके रख पाए। फ्रेंच ग्राउंड पे तो जीते थे पर फ्रेंच टेबल पर नहीं जीत पाए, क्योंकि उन्होंने जो एरिया जीता था जैसे कि मद्रास, उसी को वो रिटेन नहीं कर पाए। तो जो ट्रीटी ऑफ एक्सला चैपल थी 1748 में जो हुई, इसमें इन्होंने ये भी डिसाइड किया कि हम लोग अब लड़ाई नहीं करेंगे। तो डुप्ले जीता तो था पर उसके ऊपर के लोग वो टेबल पे हार गए थे। उसके ऊपर के लोग यानी कि फ्रेंच राजा फोर्स ही नहीं कर पाया, फ्रेंच राजा नहीं देख पाया कि उसने क्या चीज़ मिस कर दी। वो चाहते तो मद्रास के बदले बंगाल को ट्रेड कर सकते थे या फिर कोई और टेरिटरी भारत के ही अंदर, वो इनके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होता। तो डुप्ले के मन में चीज़ें रह गई, जीता भी पर हाथ कुछ नहीं आया, है ना। हिज प्लान वॉज टू फिनिश ऑफ द ब्रिटिश इन इंडिया। डुप्ले का प्लान था भारत में ब्रिटिशर्स को ख़त्म करना। डुप्ले को समझ आ गया था कि क्यों ब्रिटिशर्स चर्बी कर रहे हैं। तो ब्रिटिशर्स चर्बी इसलिए कर रहे थे क्योंकि लोकल राजा उनके सपोर्ट में आ रहे थे। ये चीज़ अब डुप्ले समझ चुका था। तो डुप्ले ने कहा कि अब मैं ब्रिटेन के लोकल सपोर्ट को ही ख़त्म कर दूंगा। तो वो देखने लगा कि कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जो प्रो ब्रिटिश हैं और एंटी फ्रेंच हैं। तो सबसे पहले तो वो ऑलरेडी अनवरुद्दीन के ऊपर गुस्सा था कि भाई तू उस टाइम वॉर के बीच में क्यों आया, फर्स्ट कार्नेटिक वॉर में तू बीच में क्यों आया, तूने महफूज खान के अंडर अपनी आर्मी क्यों भेजी और हमें पीछे हटने के लिए क्यों कहा। तो डुप्ले चाहता था कि कोई प्रो फ्रेंच राजा हो अनवरुद्दीन की जगह पर कार्नेटिक में। उसको पता था कि अगर वो अभी डायरेक्टली अटैक करेगा तो ये चीज़ अभी की पॉलिटिकल कंडीशंस के अकॉर्डिंग उसके अगेंस्ट जा सकती थी। तो डुप्ले प्लान कर रहा था कार्नेटिक की रेजीम को पलटाने की, वहाँ पे तख्ता पलट करने की प्लानिंग कर रहा था डुप्ले। कहाँ पे तख्ता पलट करने की प्लानिंग? कार्नेटिक में। तो डुप्ले राइट अपॉर्चुनिटी का इंतज़ार कर रहा था। तभी डुप्ले को कुछ पता चला, उसे पता चला चंदा साहिब के बारे में। चंदा साहिब जो कि ये क्लेम कर रहा था कि वो कार्नेटिक का ओरिजिनल नवाब है, पर मराठा उसको उठा के ले गए थे, है ना। और वो अभी अभी जेल से भाग कर आया था चंदा साहिब। तो चंदा साहिब किसका सन इन लॉ था? ये था दोस्त अली का सन इन लॉ। वही दोस्त अली जिसने कार्नेटिक स्टेट को एस्टेब्लिश किया था, ठीक है। तो अनवरुद्दीन की गाड़ी को डुप्ले ने पलटा दिया और चंदा साहिब को नवाब बना दिया कार्नेटिक का, ठीक है। डुप्ले अब किंग मेकर बन चुका था इंडिया में। और ये सब चीज़ें जो डुप्ले ने की, किंग मेकर बनने वाली चीज़ें, ये फ्यूचर में रॉबर्ट क्लाइव भी करेगा, वेलेस्ली भी करेगा और डलहौजी भी करेगा। तो अब ये ब्रिटिशर्स का लॉस था और ब्रिटिशर्स के कैंप में मातम छाया हुआ था। क्यों? क्योंकि कार्नेटिक में जो उनका बंदा था अनवरुद्दीन, अब वो कार्नेटिक का नवाब नहीं रहा, उसको हटा दिया गया और अब वहाँ पे नवाब था चंदा साहिब जो कि प्रो फ्रेंच था, ठीक है। तो डुप्ले ने और देखा इधर उधर, उसने देखा कि और कहाँ पे एंटी फ्रेंच राजा है और प्रो ब्रिटिश राजा है। तो उसने देखा कि हैदराबाद का राजा यानी कि उस समय जो था वो कौन था? वो था असफ जहाँ। तो उसने देखा इसके भी अंग्रेज़ों के साथ क्लोज रिलेशन है। तो डुप्ले ने बोला अब मैं इसका भी नंबर लगाऊंगा, ये भी प्रो ब्रिटिश है। तो 1748 के पीरियड के आसपास डुप्ले कुछ करता इससे पहले ही असफ जहाँ मर गया, ही पास्ट अवे, ठीक है। तो असफ जहाँ जो था ये पहला निज़ाम था हैदराबाद का, ही वॉज फर्स्ट निज़ाम
ऑफ हैदराबाद। इसी ने हैदराबाद को मुगल से इंडिपेंडेंट किया था, है ना, हैदराबाद। निज़ाम एक्चुअल में एक टाइटल होता है, ठीक है, इट्स अ टाइटल, जिसका मीनिंग या राजा भी होता है या मंत्री भी होता है, इसका मीनिंग, ठीक है। तो निज़ाम एक टाइटल है। तो असफ जाह ने हैदराबाद को इंडिपेंडेंट बनाया था, ठीक है। कब बनाया था इंडिपेंडेंट? 1720s में बनाया था, ठीक है। और 1748 में ये मर गया, ही डाइड। तो डुप्ले ने देखा कि अब वहाँ असफ जाह की फैमिली में पावर के लिए स्ट्रगल हो रहा है कि कौन अगला राजा बनेगा। तो दो कंटेंडर थे वहाँ पे। पहला एक था नासिर जंग, ठीक है, और दूसरा था मुजफ्फर जंग। मुजफ्फर जंग। तो बेटे और पोते के बीच की लड़ाई थी ये, ठीक है, बेटे और पोते के बीच का संघर्ष था ये। तो डुप्ले ने सोचा कि मुजफ्फर जंग को अगर वो राजा बनाएगा तो ये उसके लिए एडवांटेजियस होगा। क्यों? क्योंकि मुजफ्फर जंग छोटा था, यंग था, और डुप्ले को लगा इजीली कंट्रोल में रहेगा और चीज़ें डुप्ले के अकॉर्डिंग होंगी। तो इस सब के दौरान ब्रिटिश कैंप, जो कि ऑलरेडी दुख में था क्योंकि कर्नाटक में उनका लॉस हो गया था, अब उनको ये पता चलता है कि हैदराबाद भी उनके हाथ से चला गया। तो 1749 से 50 तक आते आते जो पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट थी इधर कर्नाटक के आसपास की, वहाँ से ब्रिटिशर्स का पत्ता साफ हो चुका था। ब्रिटिशर्स ने नासिर जंग की मदद तो की थी सक्सेशन वॉर में, पर नासिर जंग पॉलिटिकली पावरफुल नहीं था उतना, तो वो जीत नहीं पाया था। तो फ्रेंच ने अब चंदा साहिब को कर्नाटक में एस्टेब्लिश कर दिया और मुजफ्फर जंग को हैदराबाद में एस्टेब्लिश कर दिया। तो अब इन दोनों जगह पे कम्प्लीटली फ्रेंच इन्फ्लुएंस थी। तो एक फ्रेंच ऑफिशियल था जिसका नाम था बस्सी, ठीक है, इसको अपॉइंट किया जाता है हैदराबाद में। तो बस्सी जो है ये मुजफ्फर जंग की मदद किया करता था स्टेट को रन करने में। उसको एडवाइस देकर बस्सी मुजफ्फर जंग को एडवाइस दिया करता था स्टेट को रन करने के लिए। तो इस सब की वजह से क्राइसिस क्रिएट हुआ और यहाँ से ब्रिटिश प्रोवोक हो गए। ब्रिटिश अब प्रोवोक हो गए थे, तो वंस अगेन जो ये चीज़ है ये हमें वॉर की तरफ ले जाएगी, जो कि है आपकी सेकंड एंग्लो फ्रेंच वॉर या फिर सेकंड कार्नेटिक वॉर, ठीक है, सेकंड कार्नेटिक वॉर। तो इसमें सेकंड कार्नेटिक वॉर में इम्पॉर्टेंट रोल जो था वो डुप्ले का था, क्योंकि ये डुप्ले ही था जिसने अंग्रेज़ों को प्रोवोक किया था और अपने आप को किंग मेकर बनाया था दो जगहों का, एक कर्नाटक का, एक हैदराबाद का। तो ब्रिटिश ढूंढ रहे थे अपॉर्चुनिटी अपने आप को रिवाइव करने की। ब्रिटिशर्स ने देखा कि कर्नाटक में अनवरुद्दीन का बेटा जिसका नाम था मोहम्मद अली, वो अभी भी जिंदा है। मोहम्मद अली इज स्टिल अलाइव। ये देखा ब्रिटिशर्स ने। तो ब्रिटिशर्स ने मोहम्मद अली को चंदा साहिब के अगेंस्ट खड़ा कर दिया ताकि वो इसके थ्रू अपने आप को री एस्टेब्लिश कर पाएँ। ब्रिटिशर्स इस समय पे एक और साउथ में फोर्ट सेंट डेविड नाम कर का एक फोर्ट था त्रिची में, वहाँ पर भी प्रेजेंट थे, ठीक है। अगर इधर मद्रास है, ठीक है, तो मद्रास से नीचे साउथ में पौंडीचेरी है, ठीक है, और उससे नीचे साउथ में त्रिची है, त्रिची। तो चंदा साहिब और फ्रेंच ने डिसाइड किया था कि वो त्रिची से ही मोहम्मद अली को उठाकर टपका देंगे। मोहम्मद अली कौन? अनवरुद्दीन का बेटा। उन्होंने ये डिसाइड किया कि इसको टपका देंगे ताकि कोई लेजिटिमेसी ही ना रहे और अंग्रेज़ों के मन में फड़फड़ाहट है कि यहाँ त्रिची में हम फंसे हुए हैं। तो त्रिची में गिने चुने ब्रिटिशर्स थे फोर्ट सेंट डेविड में, ठीक है, हाँ। तो सेंट डेविड में थे गिने चुने ब्रिटिशर्स
और ये वही फोर्ट है सेंट डेविड जो उन्होंने ब्रिटिशर्स ने मराठा से लिया हुआ था। तो फोर्ट में अंदर गवर्नर था और भी ऑफिसर्स थे। तो ये लोग चर्चा कर रहे थे आपस में कि अब हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, हम अपनी अथॉरिटी को कैसे रिवाइव करें कर्नाटक में और हैदराबाद में। तो वहीं ऑफिशियल्स की भीड़ में से एक बंदा निकल कर आया और सेंट डेविड के गवर्नर के पास आकर कहता है कि सर मुझे कुछ कहना है। तो गवर्नर बोलता है तुम कौन? बोला सर मैं आपका क्लर्क हूँ। तो गवर्नर बोलता है क्या कहना है? क्लर्क बोलता है सर मैंने लाइब्रेरी में बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं, वॉर की स्टडीज़ की हैं, बहुत सारी जर्नल्स भी देखी हैं। तो अगर हमें अपने आप को तिरछी में बचाना है, क्योंकि अभी तिरछी पर अटैक हो रहा है ना, तो अगर हमें तिरछी में अपने आप को बचाना है तो हमें आरकोट की तरफ जाना पड़ेगा। हम यहाँ बैठे बैठे रहेंगे तो आज नहीं तो कल हम मर जाएंगे। हमें प्ले फॉरवर्ड करना होगा, हमें डिफेंसिव नहीं रहना है। सिर्फ तभी पॉसिबिलिटी है कि हम फिर से पावर पे आ पाएँ। तो ये सब जो बातें बताई इस क्लर्क ने, ये तो एक डेंजरस सुसाइड मिशन था। तो ये प्लान देने वाला जो बंदा था इसका नाम था रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव। तो जाते हुए इसने कहा कि सर आप चिंता मत करो, पहली कार्नेटिक वॉर में इन लोगों ने मुझे जेल में डाल दिया था, आपसे ज़्यादा मुझे डुप्ले से पर्सनल खुंदस है। तो गवर्नर भी कंफ्यूज था कि इस क्लर्क की सलाह मानूं कि नहीं मानूं। तो रॉबर्ट क्लाइव ने बोला था कि फ्रेंच प्रेशर को अगर हमें रिलीव करना है यहाँ से तो हमें फिर से आरकोट को रिकैप्चर करना पड़ेगा। आरकोट यानी कि कर्नाटक की कैपिटल। तो रॉबर्ट क्लाइव त्रिची से सेना लेकर निकलता है और मद्रास के पास आरकोट को कैप्चर करने का उसने प्लान बनाया। आरकोट क्या था? आरकोट कैपिटल था कर्नाटक स्टेट का। तो अगर इधर मद्रास है तो लगभग इधर आपका आरकोट है। ओके, आरकोट। तो रॉबर्ट क्लाइव ने एक सडन अटैक प्लान किया। ये एक सरप्राइज अटैक था। वो सिर्फ 200 बंदों को लेकर आरकोट गया और इसे सक्सेसफुली उसने कैप्चर भी किया। ये एक सरप्राइज अटैक था। तो ये सब होने के बाद फ्रेंच और चंदा साहिब की सेना में हड़कंप मच गया। जब क्लाइव ने आरकोट को कैप्चर किया, अब चंदा साहिब के पास दो ऑप्शन है फोकस करने के लिए। चंदा साहिब के पास दो ऑप्शन है फोकस करने के लिए। एक या तो तिरची पे फोकस करे वो, है ना, तिरची पे जहाँ पर कुछ लोग थे अंग्रेज़ और प्लस मोहम्मद अली भी था वहाँ पे, है ना। दूसरा था या तो वो वापस जाके आरकोट को अपना वो संभाले और वापस ले आरकोट को, है ना। तो अब चंदा साहिब कंफ्यूज था कि जाऊँ तो जाऊँ कहाँ। तो वो डिसाइड करता है कि पहले मैं आरकोट ही जाऊँगा। तिरछी गया भाड़ में। आरकोट अब आन बान शान बन गया था चंदा साहिब की। ठीक है, तो सिर्फ 200 लोग आरकोट छीन कर बैठ गए थे। तो रॉबर्ट क्लाइव का प्लान ही ये था कि चंदा साहिब का ध्यान भटकेगा और तिरछी से सेना आएगी और फिर बाद में उनको रॉबर्ट क्लाइव वगैरह को बचा लेगी या फिर कहीं और भी इधर उधर से सेना बुला लेंगे। तो चंदा साहिब आरकोट की तरफ अटैक करता है। तो आरकोट में लगभग 200 लोग जो ये थे, ठीक है, 200 पीपल 200 people for almost 60 days 60 डेज तक ये 10,000 लोगों से ज़्यादा बड़ी सेना के हमले को झेलते हैं ये लोग। ये सिर्फ 200 लोग थे जो आरकोट के फोर्ट को डिफेंड कर रहे थे। तो लगभग 2 महीने तक चंदा साहिब की पूरी एनर्जी इधर ही डाइवर्टेड थी। तो हर जगह फिर ये न्यूज़ फैलने लगी कि भाई आरकोट में हो क्या रहा है। तो लोग जवाब देते भाई आरकोट में क्लाइव बैठा हुआ है। तो अब आरकोट चंदा साहिब की आन बान का विषय बन चुका था। ठीक है, ये जो पूरा इवेंट है
आर्कोट पे अटैक करना रॉबर्ट क्लाइव द्वारा, ये इवेंट आपका अराउंड 1751 हुआ है। तो चंदा साहिब तो अब उसका ध्यान पूरा आर्कोट पे था, वो भूल ही चुका था फोर्ट सेंट डेविड के बारे में, जो कि त्रिची में था, ठीक है, फोर्ट सेंट डेविड। तो फिर त्रिची में रिवाइवल हो गया, ठीक है। रॉबर्ट क्लाइव ने तो अपना डाइवर्जनरी अटैक कर दिया था त्रिची से दूसरों को डाइवर्ट करने के लिए, तो अब त्रिची में रिवाइवल हो गया इस टाइम पीरियड में, ठीक है। और तब तक आर्कोट में रॉबर्ट क्लाइव डिफेंड कर रहा था अपने आप को। तो त्रिची में ईस्ट इंडिया कंपनी ने मोहम्मद अली को खड़ा किया, बोला कि भाई तू ओरिजिनल नवाब है, तू लड़, हम तेरे साथ हैं, ठीक है। तो चंदा साहिब आर्कोट में इतनी एनर्जी खो चुका था कि जब फिर से री अटैक हुआ तो चंदा साहिब मारा गया। चंदा साहिब वॉज किल्ड इन त्रिची ओनली। रॉबर्ट क्लाइव ने 1751 के एंड में अपने आप को एक किंग मेकर की तरह एस्टेब्लिश कर दिया था। हर जगह डिस्कशन होने लगी थी ईस्ट इंडिया कंपनी में कि कौन है वो जो जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी को साउथ में बचा लिया। तो जवाब मिलता कि भाई कोई नहीं, अपना रॉबर्ट क्लाइव है वो। वॉर तो अभी भी चल ही रही थी। तो कहानी बदली 1751 के बाद। फ्रांस में हंगामा हुआ कि ये सब क्या हो रहा है। डुप्ले भी बौखला गया था, ठीक है, उसके डिसीजन इसके अपने अगेंस्ट जा रहे थे। वो कार्नेटिक से तो उसने हाथ धो बैठा डुप्ले ने, क्योंकि अब कार्नेटिक में मोहम्मद अली एस्टेब्लिश हो चुका था। पर अभी भी हैदराबाद जो था वो डुप्ले के कंट्रोल में ही था, क्योंकि वहाँ पे बस्सी बैठा के रखा हुआ था इसने, है ना। तो डुप्ले को अब फ्रांस से टाइम दिया गया कार्नेटिक को रिकैप्चर करने के लिए। तो 1751 के बाद 1 साल बीत गया, 2 साल बीत गया, 2.5 साल बीत गए, है ना। डुप्ले से पूछा गया भाई प्रोग्रेस क्या है। डुप्ले ने बोला मुझे थोड़ा और टाइम दो, पर ऐसा हुआ नहीं। डुप्ले को रिकॉल कर लिया गया। ही वॉज रिकॉल्ड इन 1754 में डुप्ले को रिकॉल कर लिया गया। तो ये सब ब्यूरोक्रेसी की गेम होती है ना। आप पे फिंगर पॉइंट आउट करने के लिए बहुत से लोग होते हैं। तो उन्होंने डुप्ले को टाइम नहीं दिया, और इन बिटवीन वॉर के आप लोग अपना जनरल बदल रहे हो, और एक ऐसे जनरल को बदल रहे हो जिसने आपको रिजल्ट ला के दिए। पहली कार्नेटिक वॉर में तो इसने रिजल्ट आपको ला के दिए ही, बल्कि दूसरी में भी 50% रिजल्ट अभी भी आपके अपने फेवर में था, क्योंकि आपके हाथ से सिर्फ कार्नेटिक गया था। हैदराबाद में तो अभी भी आपका फ्रेंच कंट्रोल तो था ही ना, क्योंकि वहाँ पर बस ही था अभी भी। तो ये सब जो आर्कोट में अपने आप को बचाया रॉबर्ट क्लाइव ने 200 लोगों के साथ मिल करके 10,000 की सेना के अगेंस्ट, जो ये आर्कोट का डिफेंस था क्लाइव द्वारा, इसको बोला जाता है सीज ऑफ आर्कोट। ओके, सीज ऑफ आर्कोट। सीज ऑफ आर्कोट के बाद इवन ब्रिटेन का जो प्राइम मिनिस्टर था उसने भी रॉबर्ट क्लाइव का सम्मान किया था। तो डुप्ले को वापस बुलाया गया और डुप्ले को रिप्लेस किया गया। डुप्ले वॉज रिप्लेस्ड बाय अ पर्सन नेम्ड गोडेगू, ठीक है। तो गोडेगू को भेजा गया और उसे ऊपर से बोल कर भेजा गया था कि जा करके चुपचाप ट्रीटी करके आओ और थोड़ी डिस्कशन करके आओ, हमें ये वॉर और कंटिन्यू नहीं करनी है। तो बाय 1755 ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी होती है। ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी। ट्रीटी में जो जगह का नाम होता है ना, उससे हमें आइडिया लग जाता है कि हारा कौन था। क्योंकि अगर आप मेरे घर में आकर मुझसे ट्रीटी कर रहे हो तो ऑब्वियसली आई एम द लूजिंग पार्टी, है ना। तो ट्रीटी में अब ये डिसाइड किया गया कि हम नॉन इंटरफेरेंस रखेंगे इंडियन प्रिंसली स्टेट की इंटरनल पॉलिसीज़ में, हम शांति बनाए रखेंगे। तो ब्रिटिश ने ऑलरेडी उनकी सुपीरियोरिटी एस्टेब्लिश कर दी सेकेंड कार्नेटिक वॉर में। सेकेंड कार्नेटिक वॉर का रिज़ल्ट ये था कि अब कार्नेटिक के अंदर मोहम्मद अली अपॉइंट हो चुका था, ठीक है। मोहम्मद अली अपॉइंट हो चुका था ब्रिटिशर्स द्वारा, ठीक है। और हैदराबाद अभी भी फ्रेंच कंट्रोल के अंडर था, क्योंकि अभी भी ऑफिशियल
वहाँ पे था एक फ्रेंच ऑफिशियल जिसका नाम था बस्सी, और वो स्टेट को चलाने में हेल्प कर रहा था। बल्कि 1751 में जो हैदराबाद का किंग था मुजफ्फर जंग, वो मर गया था, लेकिन उसके बाद भी बस्सी ने अपना इन्फ्लुएंस बरकरार रखा हैदराबाद में नए नवाब के ऊपर भी। ठीक है, तो एक तरह से बस्सी वहाँ पे डिफेक्टो रूलर बन गया था हैदराबाद का। तो जब तक बस्सी हैदराबाद में रहेगा तब तक हैदराबाद फ्रेंच के अंडर रहेगा। पर 1756 में जब थर्ड कार्नेटिक वॉर हुई तो बस्सी को भी रिकॉल कर दिया गया। बस्सी वॉज ऑल्सो रिकॉल्ड। ठीक है, बस्सी को भी रिकॉल कर दिया गया जैसा कि डुप्ले को किया गया था वॉर के बीच में ही। ठीक है, तो फिर उसके बाद से अब यहाँ पे ब्रिटिशर्स की इन्फ्लुएंस होगी हैदराबाद में भी। तो ये थी स्टोरी लाइन अब तक। बाकी मैंने आपको पहले भी कहा कि छोटी मोटी डिटेल्स आपको स्पेक्ट्रम से ही पढ़नी है, या फिर आप चाहो तो इसके साथ साथ आप एनसीईआरटीज़ भी पढ़ सकते हो। यहाँ पे हमारा मेन फोकस स्टोरी लाइन को अंडरस्टैंड करने में होगा। सो ओके, दैट्स इट फॉर टुडे। बाकी हम अगले लेक्चर में देखेंगे।